आर्टिकल दी हिंदू के अखबार में 29 अक्टूबर को छपा, जिसकी हेडिंग थी इंडिया स्पेन स्लैम अटैक्स ऑन यूएन ट्रूप्स इन लेबनान। तो इस आर्टिकल को मैंने सबसे पहले तो इसकी समरी एक बनाई है। समरी के साथ साथ जो जो चीज़ें इसमें आई वैसे ही वैसे उसमें मैंने उसको आपस में रिलेट करने की कोशिश किया है, लेबनान के बारे में, इज़राइल के बारे में, और काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें हमने इंटर लिंक की है, ताकि जब हम बार बार इस चीज़ों को देखेंगे, अलग अलग मुद्दों के साथ समझने की कोशिश करेंगे, तो हमें और ज़्यादा बेहतरीन तौर पे चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये जो वीडियो है, ये सबसे पहले इसका एम क्या है, किसके लिए है ये? एक तो उन तरीके के लोगों के लिए जो मेरी तरह चीज़ों को समझना या जानना चाहते हैं कि हो क्या रहा है दुनिया में आसपास। दूसरा, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ख़ासकर कि जैसे यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लेवल के जो एग्ज़ाम्स हैं उसकी अगर कोई तैयारी कर रहा है, तो उन तरीके के लोगों के लिए भी ये एक अच्छा, एक काफ़ी लर्निंग से भरा वीडियो होगा। तो मैंने काफ़ी कुछ जानकारी इसमें डाली है और कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्सेज से मैं इसमें चीज़ों को डालूं। कुछ एक ऊपर नीचे चीज़ें अगर हो भी सकती हैं, कुछ डेटा अगर थोड़ा बहुत, अगर लेफ़्ट राइट थोड़ा सा हो भी जाता है तो उसको डेलिबरेट नहीं है। तो कोशिश पूरी तरीके से ये है कि इसमें एक्यूरेट चीज़ें डालें और एक्यूरेट तरीके से चीज़ों को समझें। तो पानी वानी पी लीजिए और हाथ मुंह धो के ढंग से बैठ जाएं, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा। रिलैक्स करके बैठें ताकि हम कोशिश करें अगले 50-40 मिनट, आधा घंटा, जो भी इसमें लगेगा, काफ़ी कुछ चीज़ें हमें समझ में आएंगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यूनिफिल, यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान, काफ़ी चर्चा में है जब से इज़राइल ने लेबनान के ऊपर अटैक किया है, क्योंकि लेबनान में यूनिफिल डिप्लॉयड है। ये एक नाम दे देते हैं। यूनाइटेड नेशंस क्या करता है, जहाँ जिस जिस एरिया में वो फोर्सेस को डिप्लॉय करता है, तो किसके तहत डिप्लॉय करता है उसको एक नाम दे देता है, उस पूरी प्रक्रिया को। तो जो लेबनान में जो फोर्सेस डिप्लॉयड हैं, उस प्रक्रिया को एक अम्ब्रेला के अंदर जो दिया है, वो उसका नाम है यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान। ये है क्या? ये एक मिशन है, किसका? पीस कीपिंग का, इस्टेब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस टू मॉनिटर द सीज फायर बिटवीन इज़राइल एंड लेबनान एंड इंश्योर पीस इन द रीजन। तो इज़राइल और लेबनान के बीच में शांति बनी रहे, इसके लिए एक पीस कीपिंग मिशन है, जिसके तहत कुछ फोर्सेस वहाँ पे डिप्लॉय की गई हैं। और फोर्सेस कहाँ कहाँ से आती हैं? जो भी कंट्रीज़ जो यूएन का हिस्सा हैं वो प्रोवाइड करती हैं। अच्छा, ये स्टार्ट कब हुआ? अब आपके दिमाग में ये बात आई होगी कि ये स्टार्ट कब हुआ। तो जो यूनिफिल है वॉज क्रिएटेड इन 1978। क्यों क्रिएट हुआ? फॉलोइंग इज़राइल्स इन्वेजन ऑफ सदर्न लेबनान अंडर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस 425 एंड 426। तो 1978 में ये क्रिएट किया गया। क्यों? क्योंकि इज़राइल ने इन्वेजन कर दिया सदर्न लेबनान का। क्यों किया? ये सारी जानकारी भी आगे हम पता करेंगे, जानकारी लेंगे। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशंस पास होते हैं जब भी इस प्रकार की कार्रवाई करनी हो। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस 425 एंड 426 के तहत ये क्रिएट किया गया। इसके बाद मैंने एक मैप आपके सामने रखने की कोशिश की है, जिसमें जो यूनिफिल की डिप्लॉयमेंट है वो मोटी मोटी दिख रही है। तो जैसे आप देख रहे हैं, ये नॉर्थ टू साउथ, यहाँ से यहाँ का डिप्लॉयमेंट। सबसे पहले ये इंडिया हो गया, IND से दिखाया हुआ है। ESP से ये स्पेन है, फिर ये इंडोनेशिया है, नेपाल हो गया, आयरलैंड हो गया,
मलेशिया हो गया, इटली हो गया, गाना हो गया। तो ये पूरे लेबनान में आप देख रहे हैं, आपने यूएन ने फोर्सेस अपने डिप्लॉय की हुई हैं। ये जो आपने बॉक्सेस देख रहे हैं, ये समझने के लिए मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये बॉक्स आप देख रहे हैं, जहाँ पे भी इस प्रकार का डिप्लॉयमेंट है, अगर ऐसे 2 लगे हुए हैं तो बटालियन लेवल की डिप्लॉयमेंट है। बटालियन बोलें तो 3 कंपनियां होती हैं, लगभग 3 से 4 कंपनियां। इन्फेंट्री में 4, मैक में 3। ये जो गोला है ये आर्मर्ड का होता है, ये जो क्रॉस है ये इन्फेंट्री को दिखाता है। भारतीय सेना में ये लगभग इस तरीके से दिखाते हैं, जो मैक इन्फेंट्री को दर्शाता है। तो ये एक बटालियन लेवल की फोर्स यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। अगर इसमें ऊपर 2 हैं तो, बट यहाँ पे सिंगल है, ये सिंगल है, तो ये क्या दिखा रहा है कि एक ये इस तरीके से दिखा रहा है। तो ये क्या मतलब हुआ, ये एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी लेवल की फोर्स है। कंपनी का मतलब क्या होता है, लगभग 100 से 120 बंदे, ठीक है। और इसमें क्या हो गया, बटालियन में लगभग 4 हो गए, तो उतना ही आप 100 से 120 से आप 4 गुना मल्टीप्लाई कर दें। उसमें एट्स डेट्स भी आ जाएंगे, आपके हेडक्वार्टर वगैरह सब शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे बटालियन लेवल की फ़ोर्स है, ठीक है। ये जो दिखाया गया ये हेडक्वार्टर है आपका, यूनिफिल का हेडक्वार्टर। ऐसे स्टैटिक फोर्सेस को इस तरीके से दिखाते हैं, जो हेडक्वार्टर की डिप्लॉयमेंट होती है ज़्यादातर फ्लैग से करके आपने दिखाया हुआ है, ये हेडक्वार्टर की लोकेशंस हैं, ठीक है। तो इसमें हमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, बस मोटा मोटा डिप्लॉयमेंट देखने के लिए मैंने ये डाला था कि जैसे ये है आपका मैरीटाइम टास्क फोर्स, ठीक है। ये इनके हेडक्वार्टर्स दिखा रखे हैं, आपके इंडोनेशिया हो गया, ठीक है, आयरलैंड हो गया, ये यहाँ पे इनके हेडक्वार्टर्स हो गए। तो ये मोटा मोटा इलाका इन्होंने दे रखा है, जैसे ये आयरलैंड को दे दिया, ये इतना इलाका मलेशिया को दे दिया, ये इटली को दे दिया है, ठीक है। ये गाना है इधर, ये इतना इलाका आपका इंडिया का हो गया, ये स्पेन को दे दिया, ठीक है, ये इंडोनेशिया को दे दिया। तो इससे आपको पता चलता है कि कैसे जो है आपका डिप्लॉयमेंट होता है, ठीक है। यूएन कैसे डिप्लॉय करता है और कैसे कंट्रोल करता है किसी एरिया को। हेडक्वार्टर्स डिप्लॉयड होते हैं अलग अलग जगह, और ऐसे अपने वहाँ से पूरा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होता है। उसके बाद देखते हैं हु ऑल आर इन इट। यूनिफिल कंप्राइजेज ट्रूप्स फ्रॉम ओवर 45 कंट्रीज। तो 45 कंट्रीज से ज़्यादा इसमें ट्रूप्स हैं, कंप्राइज ट्रूप्स फ्रॉम ओवर 45 कंट्रीज विद सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम इंडिया। भारत से बहुत ही सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है, लगभग 903 ट्रूप्स, और स्पेन से 676 ट्रूप्स एज ऑफ अक्टूबर 20, 2023। तो ये डेटा जो है ये न्यूज़पेपर में दिया था, वहीं से मैंने इस डेटा को यहाँ पे शामिल किया है। ये करता क्या है, व्हाट इट डज, द मिशन मॉनिटर्स हॉस्टिलिटीज़, facilitates Israeli withdrawal, assists the Lebanese government in maintaining authority, and helps ensure peace and security along the Israel-Lebanon border. हॉस्टिलिटीज़ को कम करने, उसको मॉनिटर करने की कोशिश कर रहे हैं, कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इजरायली विड्रॉल का मतलब होता है जब ट्रुप्स आपके वापस चले जाएं। असिस्ट लेबनीज गवर्नमेंट इन मेंटेनिंग अथॉरिटी, जो एक जैसे अगर किसी कोई गवर्नमेंट अगर पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है कहीं पे अथॉरिटी अपनी मेंटेन करने के लिए, मेंटेनिंग अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर वो मेंटेन कर पाए, तो उसमें उसको हेल्प करना। एंड हेल्प्स इंश्योर पीस एंड सिक्योरिटी अलॉन्ग द इजराइल लेबनान बॉर्डर। डिप्लॉयमेंट क्या है, लगभग 10,000 पर्सनल का मतलब होता है जो आपके बंदे हैं वहाँ पे, मैन पावर, इंक्लूडिंग मिलिट्री ट्रुप्स हैं, ऑब्जर्वर्स होते हैं। ऑब्जर्वर्स कौन हैं, जो मिलिट्री के और सिविल के महकमे से भी कुछ बंदे होते हैं जो कि डिप्लॉयड होते हैं अलग अलग जगह पे, हेडक्वार्टर्स के आसपास भी होते हैं और आपके रिमोट एरियाज़ में भी होते हैं, जो कि
एक नेटवर्क सा बिछा देते हैं हर जगह उनको, वो जो भी हो रहा है, जो भी गतिविधियां हो रही हैं, वो डेली रिपोर्ट्स अपना सप्लाई कर अपना प्रोवाइड करते हैं, और एक जगह वो जो रिपोर्ट्स हैं वो कंपाइल होता है, और उसके बाद वो जो रिपोर्ट्स हैं वो आगे उनके जो मेन हेडक्वार्टर है वहाँ पे जाता है, और वहाँ से फिर सारी हर जगह से जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं वो मेन हेडक्वार्टर जो कि यूएन का है वहाँ पे जाता है। आर डिप्लॉयड इन सदर्न लेबनान, ठीक है। उसके बाद जो ये आर्टिकल है उसमें दिया था, जो स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर हैं पेड्रो सेंचेज, ये प्राइम मिनिस्टर हैं स्पेन के, लीडिंग द गवर्नमेंट सिंस 2018। रोल इन द कॉन्टेक्स्ट क्या है, इन्होंने जिसमें बताया है कि सेंचेज हेल्ड टॉक्स विद इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये वडोदरा में आए थे, एंड एम्फेसाइज्ड स्पेन्स सपोर्ट फॉर यूनिफिल, स्पेन का सपोर्ट यूनिफिल को, एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरिंग पीस कीपर्स सेफ्टी, की पीस कीपर्स की सेफ्टी इंश्योर करना कितना इंपॉर्टेंट है। ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन इनॉग्रेटिंग अ की डिफेंस प्रोजेक्ट बिटवीन इंडिया एंड स्पेन, इंडिया और स्पेन के बीच में एक डिफेंस प्रोजेक्ट वडोदरा में इनॉग्रेट किया है। वो क्या है, C-295 एयरक्राफ्ट है, उसकी एक असेंबली लाइन खोली है इन्होंने, वहाँ पे असेंबल होगा और आगे सप्लाई किया जाएगा। C-295 एयरक्राफ्ट क्या है, ये मैंने कुछ एक फ़ोटोज़ आपके गूगल से लेके डाले हैं। ये एक टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। इसका काम क्या क्या काम करेगा, ये ट्रूप्स को कैरी करना, कार्गो को कैरी करना, मैरीटाइम पेट्रोल, एयरबॉर्न वार्निंग, सर्विलियंस, रेकोनेसेंस। रेकोनेसेंस क्या होता है, किसी एरिया को की रेकी करना, मतलब उसको देखना क्या हो रहा है वहाँ पे। आर्म्ड क्लोज एयर सपोर्ट, आर्म्ड क्लोज एयर सपोर्ट, मेडिकल इवैक्यूएशन, VIP ट्रांसपोर्ट, एयरबॉर्न फायर फाइटिंग। पेलोड कैपेसिटी क्या है इसकी, लगभग 9 टन या लगभग 71 पर्सनल। मैक्सिमम क्रूजिंग स्पीड कितनी है, 260 नॉट्स। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग, कंपैटिबल विद फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग इसमें हो सकती है, ये कंपैटिबल है विद फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स। इंजन इसका क्या है, पावर्ड बाय 2 प्रैट एंड विटनी टर्बो प्रॉप इंजन्स। टर्बो प्रॉप इंजन्स कौन से होते हैं, जिसमें गैस से जो पावर मिल रही है उसके बाद एक प्रोपेलर होता है, वहाँ से जाता है, उस प्रोपेलर का यूज़ करते हैं और वहाँ से आपको पावर मिलती है। इसका फ़ायदा ये है कि आप क्या कहते हैं, जो आपका रनअप है वो शॉर्ट हो जाता है। एल्टीट्यूड रेंज, क्रूजेज एट एल्टीट्यूड्स ऑफ अप टू 30,000 फीट, 30,000 तक फीट तक क्रूज कर सकते हैं, मतलब उस रेंज पे क्रूज करता है। क्रूज करता का मतलब है उस रेंज पे लगभग उड़ता है। वर्सेटिलिटी क्या है इसकी, स्विफ्ट टेक ऑफ है, एंड लैंडिंग ऑन अनपेव्ड। अनपेव्ड क्या होता है, जैसे आपको देखा होगा जो आपका जो एयरक्राफ्ट है, जब आप फ्लाइट से उतरते हैं तो आप देखते होंगे एक पेव्ड रनवे होता है। पेव्ड का मतलब उसमें प्रॉपर सीमेंटेड रनवे होता है जहाँ पे उतरता है, तो ये अनपेव्ड रनवे पे उतर सकता है, सॉफ्ट सैंडी ग्रासी एयर स्ट्रिप्स पे उतर सकता है। रिलायबिलिटी क्या है, ओवर 500,000 फ्लाइट आवर्स इन वेरियस ऑपरेशनल कॉन्टेक्स्ट, लगभग 500,000 फ्लाइट आवर्स तक ये कामयाब रहेगा। तो ये C-295 फुटप्रिंट इन अफ्रीका, एक इमेज थी मेरे पास, मैंने डाल दिया दिखाने के लिए कि इसका फुटप्रिंट क्या है अफ्रीका में। लगभग 44 एयरक्राफ्ट है, लगभग 10 कंट्रीज़ में, और वो इस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपकी कंट्रीज़ जो दिखाई हैं जिनमें ये है, अपना ऑपरेशन में है। उसके बाद हमें क्या मिल रहा है, 56 एयरक्राफ्ट फॉर इंडिया, मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत ये हमें मिल रहा है। टाटा इसको देखेगा, ये हमने ऑलरेडी देख लिया, पढ़ लिया। सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम है, बेल और BDL प्रोवाइड कर रहा है। पहले जो 16 एयरक्राफ्ट हैं वो असेंबल किए जाएंगे स्पेन में, रिमेनिंग 40 एयरक्राफ्ट असेंबल्ड इन इंडिया, जो बाकी 40 एयरक्राफ्ट हैं वो इंडिया में होंगे असेंबल। इंडस्ट्रियल फुटप्रिंट, फाइनल असेंबली लाइन एंड सप्लाई चेन इंडिया विद कैपेसिटी फॉर 12 एयरक्राफ्ट पर ईयर, 12 एयरक्राफ्ट पर ईयर का उसकी कैपेसिटी होगी। ऑपरेटेड बाय टाटा विद सेम स्टैंडर्ड्स एज एयरबस फाइनल असेंबली लाइन इन स्पेन, जो कि एयरबस की फाइनल असेंबली लाइन स्पेन में उसके मुकाबले की ही स्टैंडर्ड्स होंगे।
इससे फ़ायदा क्या होगा? लगभग 15,000 हाई स्किल्ड जॉब्स और 10,000 इनडायरेक्ट जॉब्स इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। अब इसके बारे में और देख लेते हैं C295 के बारे में। ये हमने देख लिया कि ट्विन इंजन टर्बो प्रॉप मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। मैन्युफैक्चरर कौन है इसका? एयरबस डिफेंस एंड स्पेस, ओरिजिनली डेवलप्ड बाय कासा, नाउ पार्ट ऑफ एयरबस। लेंथ इसमें इतना जाने की ज़रूरत है नहीं, मतलब मोटा मोटा वैसे ही मैंने डाल दी, किसी को रुचि हो तो। लगभग 24 मीटर, हाइट 8 मीटर, विंग स्पैन 25, मैक्सिमम पे लोड लगभग 7,000 kg, 7,050 kg, कैपेसिटी लगभग 70 सोल्जर, ये आप याद रख सकते हो। 70 सोल्जर, 50 पैरा ट्रूपर्स की कैपेसिटी है। इंजन्स इसमें ज़रूरत नहीं है हमें। मैक्सिमम क्रूज़ इसकी भी ज़रूरत नहीं, 480 किलोमीटर पर आवर है। रेंज लगभग, ये आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो, लगभग 4,500 किलोमीटर की इसकी रेंज है। 30,000 फीट पे ये उड़ता है। कैन ऑपरेट फ्रॉम शॉर्ट रनवेज, ये आप याद रख सकते हो अगर आपकी दिलचस्पी है तो। 670 मीटर टू टेक ऑफ करने के लिए लगभग 670 मीटर के रनवे की ज़रूरत है, और 320 मीटर टू लैंड। Can operate from unpaved surfaces, has a rear ramp for para-dropping troops and cargo. Indian version also includes an indigenous electronic warfare suit. 30,000 फीट, लगभग 9,144 मीटर। यू आर टिपिकली फ्लाइंग इन द स्ट्रेटोस्फेयर। कहाँ पे होता है ये? स्ट्रेटोस्फेयर, स्पेसिफिकली इन द लोअर पार्ट ऑफ दिस एटमोस्फेरिक लेयर। तो इसका ब्रेकडाउन डाला है मैंने। एटमोस्फेरिक लेयर्स कौन कौन सी हैं आपकी? ट्रोपोस्फेयर हो गया, एक्सटेंड्स फ्रॉम दी अर्थ सरफेस अप टू 8 to 15 किलोमीटर्स। ये मैंने इसलिए डाला कि अगर आप पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी वगैरह, अगर आप किसी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जब इंटर रिलेट करते हैं चीज़ें आपको याद रहती हैं। तो अब आपको याद रहेगा कि ये जो आपने C29 एयरक्राफ्ट है, ये आपका 30,000 फीट पे उड़ सकता है। तो इस 30,000 फीट का मतलब क्या है, ये है कहाँ? तो उससे आपके दिमाग में आ जाना चाहिए ओके लेयर्स कौन कौन सी होती हैं। तो हम वो लेयर्स क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। ट्रोपोस्फेयर क्या है? अर्थ की सरफेस के लगभग 8 से 15 किलोमीटर ऊपर तक होता है आपका ट्रोपोस्फेयर, डिपेंडिंग ऑन लैटिट्यूड एंड वेदर कंडीशंस। कंटेन्स मोस्ट ऑफ द एटमोस्फेयर मास इंक्लूडिंग क्लाउड्स, वेदर एंड वेदर फिनोमिना। उसके बाद आ जाता है आपका स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर कहाँ से बिगिन करता है? बिगिन्स अबव द ट्रोपोस्फेयर एंड एक्सटेंड्स अप टू 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है। कहाँ से? 8 से 15 किलोमीटर तो ये हो गया, 15 से ऊपर लगभग मान के चलो 50 किलोमीटर तक अबव अर्थ सरफेस। ये एट 30,000 फीट यू आर स्टिल विद इन दी लोअर पोर्शन ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर। आप लोअर पोर्शन में ही है स्ट्रेटोस्फेयर के, वेयर टेम्परेचर जनरली इंक्रीजेज विद एल्टीट्यूड ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन बाय ओजोन लेयर। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? टेम्परेचर जनरली इंक्रीज होता है विद एल्टीट्यूड ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन बाय द ओजोन लेयर। कंडीशंस क्या हैं? Temperature at this altitude can be significantly colder than at sea level, around -40 डिग्री सेल्सियस, लगभग 40 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। एयर प्रेशर, द एयर प्रेशर इज मच लोअर, अबाउट 1/3 ऑफ दैट सी लेवल। एयर प्रेशर कम होता है, कुल मिलाकर आपको इतना पता होना चाहिए। टेम्परेचर आपका -40 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। फ्लाइट ऑपरेशन, कमर्शियल जो एयरलाइंस हैं ये लगभग आपकी टिपिकली 30,000 से 40,000 फीट के बीच में क्रूज करती हैं फॉर फ्यूल एफिशिएंसी एंड टू अवॉइड टर्बुलेंस कॉमनली फाउंड इन ट्रोपोस्फेयर। समरी क्या है इसकी? फ्लाइंग एट 30,000 फीट प्लेसेज यू आर विद इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर, कैरेक्टराइज बाय कोल्डर टेम्परेचर्स, लोअर एयर प्रेशर एंड रिलेटिवली स्टेबल एनवायरनमेंट, आइडियल फॉर कमर्शियल एविएशन। तो ये आप याद रख सकते हो, अगर आपको कोई मान लो प्रीलिम्स में इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कमर्शियल एविएशन लगभग इस आपका इस रेंज पे उड़ता है। बाकी डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो और डिटेल में कभी ज्योग्राफी के लेक्चर्स में या किसी और तरीके की चीज़ों में कोई और आर्टिकल आएगा तो उसमें जाएंगे हम, तब पता करेंगे। उसके बाद एयरबस। व्हाट इज़ एयरबस? एयरबस इज़ अ लीडिंग यूरोपियन एरोस्पेस कॉरपोरेशन दैट मैन्युफैक्चर्स कमर्शियल एंड मिलिट्री एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स एंड स्पेस सिस्टम्स। क्या क्या मैन्युफैक्चर कर रहा है ये? कमर्शियल एंड मिलिट्री एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर एंड स्पेस सिस्टम्स। Role in the context, Airbus is collaborating with Tata Advanced Systems Limited, TASL। किसके साथ? Tata Advanced Systems Limited, इसके साथ कोलेबोरेशन कर रहा है। क्या कर रहा है? मैन्युफैक्चर कर रहा है C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फॉर द इंडियन एयरफोर्स अंडर 21,935 करोड़ 21,935 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है साइन इन 2021
दिस पार्टनरशिप इज़ पार्ट ऑफ इंडियाज डिफेंस मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स। तो आपको ये डेटा नहीं याद रहता तो कोई बात नहीं, आप इतना लगभग याद रख लीजिए कि लगभग 21,000 करोड़ या लगभग 20,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद आ जाता है C-29 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। व्हाट इट इज C-295 इज अ टैक्टिकल मिलिट्री ट्रांसपोर्ट, ये हमने ऑलरेडी देख लिया ऊपर। यूज फॉर ऑपरेशन सच एज ट्रूप ट्रांसपोर्ट, पैरा ट्रूपिंग, मेडिकल इवैक्यूएशन एंड डिजास्टर रिलीफ। तो ये आप मोटा मोटा याद रख सकते हैं अगर आता है लिखने के लिए कहीं पे। तो ये क्या है, आपका ट्रूप ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होता है, पैरा ट्रूपिंग के लिए, मेडिकल इवैक्यूएशन, डिजास्टर रिलीफ के लिए। वैसे आएगा नहीं इस तरीके का क्वेश्चन, बट मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए कहीं पे आप अगर डाल सकते हो। जैसे अगर आप मॉडर्न मेक इन इंडिया तरीके का आ गया, इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें ये सारी जानकारी आप डाल सकते हो। डायरेक्ट उठ के शायद ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन शायद ना आए। पर्पस क्या हो गया, दीज एयरक्राफ्ट विल रिप्लेस द लेगेसी एवरो एयरक्राफ्ट इन द इंडियन एयरफोर्स, एनहेंसिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड मिलिट्री लॉजिस्टिक्स कैपेबिलिटीज। Production, out of 56 C-295 aircraft ordered, 16 will be delivered in flyaway condition, मतलब उड़ने की हालत में, while 40 will be assembled in India under the Make in India initiative. Avro aircraft, what it is? The Avro is an older generation transport aircraft currently in use by Indian Air Force. Why replaced? Due to its outdated technology and aging fleet. ये है आपका जो एवरो हमारे पास पहले से उपलब्ध था, इसको रिप्लेस किया जा रहा है। एवरो एयरक्राफ्ट इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय द मोर एडवांस C-295 विच ऑफर्स बेटर परफॉर्मेंस एंड वर्सेटिलिटी फॉर मॉडर्न मिलिट्री ऑपरेशंस। फाइनल असेंबली लाइन क्या होती है? फाइनल असेंबली लाइन, FAL refers to final assembly line where the final stages of aircraft assembly are conducted, इंक्लूडिंग उसका इंटीग्रेशन, उसका टेस्टिंग, उसका क्वालिटी कंट्रोल। क्या क्या चीज़ें हो रही है, उसको इंटीग्रेट किया जा रहा है पहले तो ला के, फिर उसको टेस्ट किया जा रहा है और उसके बाद उसका क्वालिटी कंट्रोल भी वहीं पे होगा। Role in the context, the FAL for the C-29 aircraft has been set up in Vadodara. वडोदरा में सेटअप हुआ है, इंडिया एज पार्ट ऑफ एयरबस TASL पार्टनरशिप। दिस फैसिलिटी विल मैन्युफैक्चर 40 ऑफ द 56 एयरक्राफ्ट लोकली। ओके, इससे अब देख लेते हैं, इसको अब कोरिलेट करते हैं जोग्राफिकल लोकेशंस पे भी। जो आपका इकोनॉमिक्स और आपके जोग्राफी का भी हिस्सा होता है। अगर आप किसी UPSC या सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इस तरीके की अगर आप जागरूकता की कोशिश कर रहे हैं, जानकारी हासिल करने की, चीज़ों को समझने की क्या हो रहा है, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि कोस्टल लाइंस का कितना महत्व है। तो ये जो वडोदरा है इसको चुना गया है इसके लिए। आप इसके देखेंगे कोस्टल लाइन है पूरा गुजरात का, ठीक है, ये यहाँ पे महाराष्ट्र भी शुरू हो जाता है। तो अब इससे आपने क्या समझना है, वडोदरा के पास में पोर्ट्स, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो सब देखेंगे ना। तो पोर्ट्स, मेजर पोर्ट कहाँ है, ये इधर है मेजर पोर्ट एक, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर पोर्ट्स कहाँ है, ये दुनिया भर के येलो में आप देख रहे हैं प्राइवेट सेक्टर पोर्ट्स हैं। ये आपका गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के पोर्ट्स जो हैं, ये इसमें आपके लगभग ब्लू कलर में, स्काई ब्लू टाइप का कलर है, उसमें आपके GMB पोर्ट्स हैं, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस क्या है इसका, दिस FAL इज अ की पार्ट ऑफ इंडियाज ड्राइव फॉर इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, बूस्टिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड पोजिशनिंग इंडिया एज अ ग्लोबल एक्सपोर्टर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट। तो ये मैंने सिर्फ एक मोटा मोटा दिखाया है आपको गुजरात का पोर्ट्स का। ये इसके ऊपर एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करूंगा गुजरात के पोर्ट्स के बारे में, कौन कौन से पोर्ट्स हैं, क्या है, क्या पॉलिसीज़ गुजरात में चल रही हैं जिसके कारण ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। उसके बाद बैकग्राउंड देख लेते हैं अब यूनिफिल, इसके थोड़ा सा और गहराई में जाते हैं, किसमें, हिस्ट्री में। जो आपका लेबनान और यूनिफिल और ये सब जो चीज़ें चल रही हैं उसकी थोड़ी सा हिस्ट्री में जाने की कोशिश करते हैं। बैकग्राउंड क्या है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिफिल। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या हो गया, 1978 में इजराइल इन्वेडेड सदर्न लेबनान इन रिस्पॉन्स टू क्रॉस बॉर्डर अटैक्स कैरिड आउट बाय पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ग्रुप्स। जो पैलेस्तीन के मिलिटेंट ग्रुप्स थे उन्होंने क्रॉस बॉर्डर अटैक्स किया, उसके एवज में 1978 में इजराइल ने सदर्न लेबनान में उसको रिस्पॉन्ड करते हुए इन्वेड कर दिया। स्पेसिफिकली दी पैलेस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, PLO, पैलेस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो थी, वो ये जो मिलिटेंट ग्रुप की बात कर रहे हैं उसमें PLO है, विच हैड इस्टेब्लिश्ड बेसिस इन सदर्न लेबनान। इन्होंने सदर्न लेबनान में बेसिस अपने इस्टेब्लिश करे हुए थे। दीज मिलिटेंट ग्रुप्स वर यूजिंग सदर्न लेबनान एज अ लॉन्चिंग पैड। लॉन्चिंग पैड क्या होता है,
एक जगह होती है जहाँ से आप अटैक कर सकते हो। जैसे मान लो अगर ये इंडिया है, ठीक है, ये यहाँ पे पाकिस्तान है। अब हमें मान लो इधर अगर यहाँ कोई बेस है, मिलिट्री बेस है, कुछ और है, यहाँ पे अगर मान लो कब्जा इंडिया बैठ जाए, क्योंकि आप सीधा इधर से उठ के तो नहीं आओगे, अपने कुछ लॉन्चिंग पैड्स बनाओगे जहाँ पे आपके फोर्सेस जाके बैठेंगी, ठीक है, और यहाँ से आप अंदर स्ट्राइक करेंगे। यहाँ से तो आप सीधा इधर से दिल्ली से तो नहीं मार्च कर दोगे, पहले आपने मोबिलाइज़ करके इधर अपने कुछ बनाने पड़ेंगे जहाँ पे आपने फोर्स डिप्लॉय करनी पड़ेगी, फिर आप आगे का प्लान कर सकते हो। तो लॉन्चिंग पैड्स वो जगह होती है जहाँ से आप अपना कोई भी मिशन आगे लॉन्च करते हो और वहाँ पे वापस बंदा आके, अगर ये मिशन सक्सेसफुल नहीं होता है तो इस एरिया में तो एटलीस्ट आप आ जाओगे, ठीक है। ये तो आपका सेफ़ एरिया है, ये आपका नहीं जाएगा, ठीक है। तो the militant groups were using southern Lebanon as a launching pad for attacks against Israel, particularly after being expelled from Jordan. इनको जॉर्डन से एक्सपेल कर दिया गया था ड्यूरिंग दी ब्लैक सितंबर। इसको भी हम आगे देखेंगे, ये ब्लैक सितंबर वाला हिसाब किताब भी आगे जानकारी हम लेंगे। ये जो है आपका PLO का फ्लैग है, ठीक है। और सदर्न लेबनान क्या है वो, ये जो इमेज है, ये इमेज आपकी अभी की रिसेंट की इमेज है, बट जस्ट दिखाने के लिए कि लेबनान क्या है, उसकी टेरिटरी क्या है और अभी जो चल रहा है, ये उन्होंने शो किया है कि इसराइल ने एयर स्ट्राइक कहाँ कहाँ करी है, ठीक है। ये जो इसराइल की एयर स्ट्राइक्स है, हेजबुल्ला की रॉकेट्स अटैक्स, ये जो हैं ये हेजबुल्ला के अटैक्स हैं, ठीक है। ये आपकी इसराइल की टेरिटरी होगी, ये लेबनान की टेरिटरी होगी। UN इंटरिम फोर्स इन लेबनान एरिया, वो कौन सा है, ये वाला, ये एरिया आपका हो गया यूनिफिल का। टाउन्स ऑर्डर टू इवैक्यूएट, जो टाउन्स इवैक्यूएट करने को बोला, ये ब्लैक से दिख रहा होगा आपको, है ना, लगभग 30-31 टाउन्स हैं वो इन्होंने बोला था इवैक्यूएट करने के लिए, इन्होंने इजराइल ने, ठीक है। और क्या बोला है कि ये अवाली जो रिवर है, ये अवाली रिवर जो है इसके उधर चले जाओ, इसके आगे ऊपर चले जाओ, ठीक है। तो ये जो इनका मेन मुद्दा क्या है, जो ये एरिया है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड है सदर्न लेबनान, ये अभी फ़िलहाल यहाँ पे हिजबुल्लाह भी है, तो इसको यहाँ से खदेड़ के ऊपर भेज दें, मतलब इसको खदेड़ देना है यहाँ से। तो सिविलियंस को बोला गया कि यहाँ से आप छोड़ के अपना ये अवाली रिवर क्रॉस करके ऊपर चले जाओ सेफ टेरिटरी में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके ऑपरेशन चलेंगे। तो इसराइल मिलिट्री ऑर्डर रेजिडेंट्स ऑफ अराउंड 30 विलेजेस टू इवैक्यूएट नॉर्थ ऑफ अवाली रिवर, तो ये अवाली रिवर है आपकी, ठीक है, अवाली रिवर। हेजबुल्ला टेरिटरी कौन सी है, ये वाली हेजबुल्ला टेरिटरी दिखा रहे हैं ये, ठीक है, यहाँ पे यूनिफिल दिखा रहे हैं, बट कुल मिला के ये इस पूरे इलाके में, यहाँ सदर्न लेबनान में हिजबुल्लाह का कब्ज़ा है। ये इस एरिया को भी देख लो आप, ये मोटा मोटा ये पूरा जो इलाका है ये, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्योंकि इसमें हिजबुल्लाह को निकालने के चक्कर में यहाँ पे यूनिफिल भी है, तो ये जो यूनिफिल है ये भी बीच में आ जाती है, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो इसराइल ने कहा है कि भाई आप इधर ऊपर चले जाओ, हम यहाँ पे अटैक वगैरह करेंगे, यूनिफिल यहाँ पे बीच में अड़ा हुआ है। और कई बार तो इसी कारण से ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये आ रहे हैं कि भाई आप ये सारी चीज़ें ना करें, जो यूनिफिल जो UN के तहत जो कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं, पीस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बनाने दें। तो अभी हम कहाँ पे थे, इधर आफ्टर बीइंग एक्सपेल्ड फ्रॉम जॉर्डन ड्यूरिंग द ब्लैक सितंबर कॉन्फ्लिक्ट इन 1970, तो 1970 में ब्लैक सितंबर का एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, वहाँ से खदेड़ के इनको इधर भेज दिया गया, कहाँ पे, लेबनान में, ठीक है। जॉर्डन से ये आ गए लेबनान में। इजराइल्स इन्वेजन कोड नेम्ड ऑपरेशन लितानी, एक ऑपरेशन लितानी था, वॉज एम्ड एट पुशिंग द PLO फोर्सेज अवे फ्रॉम इट्स नदर्न बॉर्डर। तो इसराइल कोशिश क्या कर रहा है भाई, उसका जो नदर्न बॉर्डर है इससे बाहर भेज दे और अपना एक कोशिश करे एक बफर जोन बनाने का, एंड इस्टेब्लिशिंग अ बफर जोन विद इन लेबनान, लेबनान में के वो बफर जोन बना ले। इसराइली फोर्सेज एडवांस्ड डीप इनटू लेबनानीज टेरिटरी, इसराइल फोर्सेज लेबनानीज टेरिटरी के अंदर घुसे, लीडिंग टू सिग्निफिकेंट सिविलियन कैजुअलिटीज़ एंड डैमेज, काफ़ी सिविलियन कैजुअलिटीज़ हुई और डैमेज हुआ।
अब लेबनान का रिस्पॉन्स क्या हुआ? लेबनान रिस्पॉन्स एंड इन्वॉल्वमेंट, लेबनान एज अ स्टेट वॉज रिलेटिवली वीक, उस टाइम पे थोड़ा सा कमज़ोर था. ड्यूरिंग दिस पीरियड ड्यू टू इंटरनल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, इंक्लूडिंग द ऑनगोइंग लेबनीज सिविल वॉर. पहले से एक लेबनीज सिविल वॉर भी चल रहा था जो कि 1975 से 1990 तक चला. ठीक है, काफ़ी कुछ चीज़ें चल रही हैं. इस टाइम पे आपको पता है 1971 में हमारी इंडिया में भी लड़ाई चल रही है. उस टाइम पे 1970 के आसपास ईरान रिवॉल्यूशन भी चल रहा है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने दिमाग में कोरिलेट करनी है. दिस वॉर इन्वॉल्व्ड न्यूमरस फैक्शंस both Lebanese and Palestinian that complicated Lebanon's ability to control its southern region. इस वॉर में क्या हुआ? दिस वॉर इन्वॉल्व्ड न्यूमरस फैक्शंस, काफ़ी फैक्शंस थे इसमें, बोथ लेबनीज एंड पैलेस्टीनियन, लेबनीज भी और पैलेस्टीनियन भी, दैट कॉम्प्लिकेटेड लेबनन्स एबिलिटी टू कंट्रोल सदर्न रीजन. लेबनन की जो क्षमता थी अपने सदर्न रीजन को कंट्रोल करने की वो कम हो गई. उससे क्या हुआ? लेबनन इटसेल्फ डिड नॉट हैव डायरेक्ट कंट्रोल ओवर दी PLO's एक्टिविटीज़. लेबनन का कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था PLO की एक्टिविटीज़ के ऊपर इन दी साउथ. एंड द लेबनीज गवर्नमेंट स्ट्रगल टू एग्जर्ट अथॉरिटी. और जो लेबनीज की गवर्नमेंट थी वो स्ट्रगल कर रही थी अपनी अथॉरिटी को एग्जर्ट करने के लिए. जब बोला जाता है अथॉरिटी एग्जर्ट करने की स्ट्रगल कर रही थी, उसका मतलब क्या होता है कि आपका कुछ चल ही नहीं रहा वहाँ पे, कुछ आप लॉ एंड ऑर्डर कुछ मेंटेन नहीं कर पा रहे. आप कोई ऑर्डर दे रहे हैं गवर्नमेंट के तो वो वहाँ फॉलो नहीं हो रहे हैं. तो आपकी पुलिसिंग, आपका लॉ एंड ऑर्डर, आपका पॉलिसी मेकिंग, अगर ये आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे किसी एरिया में तो उसका मतलब होता है कि आपका उस एरिया पे कंट्रोल नहीं है. ठीक है, तो the PLO's activities in the south and the Lebanese government struggled to exert authority over these militant groups due to internal fragmentation and external pressure. Internal fragmentation and external pressures. International response क्या था? Following international outrage at the violence and displacement caused by Israel invasion. जो Israel invasion है, जो displacement cause की और जो violence cause किया, उसके कारण international outrage हुआ. The United Nations intervened. United Nations ने intervene किया. जो यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल था उसने अडॉप्ट किया रिजोल्यूशन. कौन कौन सा? 425 और 426. ये हमने पहले भी पढ़ा था. इन मार्च 1978. तो मार्च 1978 में उन्होंने 425 426 रेजोल्यूशन जो है इन्होंने अडॉप्ट किया है, कॉलिंग फॉर द इमीडिएट विड्रॉल ऑफ इजरायली फोर्सेस फ्रॉम लेबनन. कि भाई इजराइल आप अपना जो है विड्रॉल कर लें फोर्सेस का. ठीक है. द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ UN पीस कीपिंग फोर्स टू मॉनिटर द सिचुएशन एंड सपोर्ट द रिस्टोरेशन ऑफ लेबनन्स अथॉरिटी इन द एरिया. इस्टेब्लिश करेंगे UN पीस कीपिंग फोर्स टू मॉनिटर द सिचुएशन एंड सपोर्ट द रिस्टोरेशन ऑफ लेबनन्स अथॉरिटी इन द एरिया. क्रिएशन ऑफ यूनिफिल. उसके बाद क्या हुआ? यूनिफिल वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1978 एज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ दीज रिजोल्यूशन. इन रिजोल्यूशन के कारण 1978 में यूनिफिल जो है इस्टेब्लिश हो गया विथ 3 प्राइमरी मैंडेट. 3 प्राइमरी मैंडेट थे. क्या क्या? कंफर्म इजरायली विड्रॉल. इजरायली विड्रॉल को कंफर्म करना कहाँ से? सदर्न लेबनान से. रीस्टोर करना पीस एंड सिक्योरिटी इन द रीजन. असिस्ट द लेबनीज गवर्नमेंट इन री एस्टेब्लिशिंग इट्स अथॉरिटी ओवर द एरिया. लेबनीज गवर्नमेंट को असिस्ट करना है इन री एस्टेब्लिशिंग इट्स अथॉरिटी ओवर द एरिया. Role of UNIFIL, confirming Israeli withdrawal. One of UNIFIL's initial tasks was to monitor and verify the withdrawal of Israeli forces from the Lebanese territory they had occupied. Although Israel did withdraw after the first invasion 1978. 1978 के बाद इसराइल ने विड्रॉ तो किया बट इट मेंटेन्ड अ सिक्योरिटी जोन. ये इन्होंने एक पंगा क्रिएट हो गया. क्या हो गया? सिक्योरिटी जोन मेंटेन किया इन सदर्न लेबनन वेयर इट सपोर्टेड अ मिलिशिया नोन एज साउथ लेबनन आर्मी. एक साउथ लेबनन आर्मी क्रिएट कर दी इन्होंने और उसको सपोर्ट किया. उससे क्या हुआ? एक बफर जोन क्रिएट हो गया. दिस प्रेजेंट कंटिन्यूड अंटिल 2000 तक ये प्रेजेंस कंटिन्यू रहा. कैसे याद रखेंगे आप? याद करें, आमिर खान का एक गाना था, आओ देखो 2000 क्या है वो आ गया. वो गाना काफ़ी मशहूर हुआ था आमिर खान का. उससे आप याद कर सकते हैं कि उस जब यहाँ पे गाने चल रहे थे वहाँ पे लड़ाई चल रही थी. दिस प्रेजेंस कंटिन्यूड अंटिल 2000 व्हेन इजराइल फुली विड्रू अंडर प्रेशर, मार्किंग द ऑफिशियल एंड ऑफ इट्स ऑक्यूपेशन ऑफ सदर्न लेबनन. तो ये मैंने दिखाने की कोशिश करी है. जो बफर जोन है ये लगभग ये बफर जोन है जहाँ पे आपका सदर्न लेबनन जोन ऑक्यूपाइड बाय इजराइल एंड SLA प्रॉक्सी.
ठीक है, ये कब से कब तक चला, 1982 से 2000। 78 में यूनिफिल बना था, उन्होंने विड्रॉ किया, लगभग याद रखो 3 से 4 साल तो लगते हैं किसी चीज़ को समझौता वगैरह करने के लिए। 1982 में मान के चलो उन्होंने पीछे आ गए होंगे लगभग। उसके बाद 2000 आपने आमिर खान का जो गाना है उससे याद रख लीजिए। और 1978-1982 से लगभग आप 2000 तक ये आपका हिसाब किताब चला। ठीक है, उसके बाद आपने ये इसमें ज़्यादा इसमें इन्वेजन वगैरह में भी नहीं मैंने एक्सप्लेन किया है। मोटा मोटा ये आपके रेफ्यूजी कैंप्स हैं, ये जो दिखाएं, ये हम कभी बाद में और डेप्थ में कवर करेंगे जब इसका हम प्रॉपर एक एक जो भी अटैक्स हुए उनको काफ़ी गहराई में जब हम सीखने की कोशिश करेंगे, तब उसमें मैं इसको और गहराई से समझेंगे और इसको समझाएंगे। तो however this was followed by periodic escalation of violence, most notably the 2006 Lebanon war। उसके बाद 2006 में एक लेबनीज वॉर हुई। Restoring peace and security, UNIFIL's peacekeeping mandate has involved patrolling the southern Lebanese region, monitoring ceasefire agreements and preventing clashes between Israel and Lebanese forces on or militias. Since its creation, UNIFIL has been repeatedly caught in the middle of hostilities between Israel and Hezbollah। जब से ये हुआ है तब से यूनिफिल जो है, ये जो हॉस्टिलिटीज़ हो रही हैं इसराइल और हिजबुल्ला के बीच में, उसके बीच में फंसा हुआ है। हिजबुल्ला एक और मिलिशिया है जो कि ये सारी जितनी भी चीज़ें हो रही हैं उसके बीच में सब कुछ हो गया, सब खत्म हो गया, बट एक हिजबुल्ला नाम की चीज़ रह गई। द पावरफुल लेबनीज मिलिशिया बैक्ड बाय ईरान एंड सीरिया, ईरान और सीरिया ने इसको बैक किया हुआ है। हिजबुल्ला ग्रीव स्ट्रॉन्गर आफ्टर द 1980s, 1980 के बाद ये हिजबुल्ला और ज़्यादा ताकतवर हो गया, फिलिंग द पावर वैक्यूम लेफ्ट बाय PLO's डिपार्चर फ्रॉम लेबनन फॉलोइंग द 1982 इजराइल इन्वेजन। तो 1982 का जो इजराइली इन्वेजन है उसके बाद जो है जो पावर वैक्यूम हुआ उससे ये और ज़्यादा बढ़ गया। तो ये सारे इन्वेजन हम एक एक करके और गहराई में जानेंगे, इसको इसमें नहीं कवर कर सकते, ज़्यादा हो जाएगा। कोशिश करिए मोटा मोटा कवर करने की, बट एकदम डिटेल में जानेंगे जब हम स्पेशली इन इन्वेजन्स को कवर करेंगे। वो हमने 48 से शुरू करना पड़ेगा और एक एक इन्वेजन में एकदम गहराई में जाना पड़ेगा, तब हमें समझ में आएगा। Assisting the Lebanese government, a crucial part of UNIFIL's mission is to help Lebanon re-establish governmental authority in the south, which had been a lawless region dominated by militias and foreign interventions। तो कुल मिला के इनको सदर्न लेबनान में अपना गवर्नमेंट की अथॉरिटी इस्टेब्लिश करना एक ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। यूनिफिल वर्क्स विद द लेबनीज आर्म फोर्सेज, लेबनान आर्म फोर्सेज के साथ काम करते हैं टू स्ट्रेंथन द गवर्नमेंट्स कंट्रोल, प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ आर्म ग्रुप्स इन द रीजन। दिस कोऑपरेशन एम्स टू बिल्ड अ मोर स्टेबल एनवायरनमेंट वेयर लेबनान कैन असर्ट इट्स सोवरेनिटी। Actors involved in the conflict: Israel primary concern has been to protect its northern border from attacks by militant groups operating from southern Lebanon। तो इसराइल का क्या मुद्दा है, इसराइल चाहता है कि अपने नॉर्दर्न बॉर्डर्स को कैसे भी प्रोटेक्ट करे और अपना ये जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनको उससे दूर रखे अपने बॉर्डर्स से। इनिशियली दीज ग्रुप्स वर द PLO, पहले PLO था, उसके बाद क्या हुआ, बट आफ्टर द इजराइल्स इन्वेजन, इसराइल ने जब इन्वेजन किया उसके बाद PLO का एक्सपल्शन हो गया। उसके बाद क्या हो गया, हेजबोला एमर्ज्ड एज इजराइल्स मेन एडवर्सरी। उसके बाद हेजबोला जो है मेन एडवर्सरी का इसने रूप ले लिया। इसराइल व्यूज़ हेजबोला एज प्रॉक्सी ऑफ ईरान एंड सीरिया, हेजबोला जो है प्रॉक्सी मानता है इसराइल, ईरान और सीरिया का, विद अ हाईली सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री कैपेबिलिटी इंक्लूडिंग रॉकेट एंड मिसाइल आर्सनल्स एम्ड एट इसराइल टेरिटरी। इसराइल हैज कंडक्टेड न्यूमरस मिलिट्री ऑपरेशंस अगेंस्ट हेजबोला, culminating in large scale conflicts like 2006 में लेबनान वॉर हुई थी, during which UNIFIL was again caught in crossfire। crossfire क्या होता है, जब आप बीच में बैठे हो, ये UN बैठा है, यहाँ से एक फायर कर रहा है, यहाँ से एक फायर कर रहा है, आप बीच में कुछ नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो ये हो जाता है आपका क्रॉस फायर में आना। लेबनान क्या हो गया, लेबनान सेंट्रल गवर्नमेंट हैज हिस्टोरिकली स्ट्रगल टू मेंटेन कंट्रोल ओवर सदर्न लेबनान ड्यू टू इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड प्रेजेंस ऑफ पावरफुल नॉन स्टेट एक्टर्स लाइक हेजबुल्ला। द कंट्रीज पॉलिटिकल लैंडस्केप इज फ्रेजाइल विद डिविजन्स अलोंग सेक्टेरियन लाइंस। उसके पॉलिटिकल जो लैंडस्केप है वो बहुत ही फ्रेजाइल है, मतलब कभी भी टूट सकता है, कुछ भी मतलब कुछ खास स्ट्रेंथ नहीं है। क्यों? क्योंकि सेक्टेरियन लाइंस में डिवाइडेड है, दुनिया भर के ग्रुप्स हैं, सुन्नी, शिया, क्रिश्चियन, द्रूजे, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द लेबनीज स्टेट टू एजर्ट फुल अथॉरिटी स्पेशली इन हेजबुल्ला कंट्रोल एरियाज। हेजबोला क्या कर रहा है, शिया इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टी, मिलिटेंट ग्रुप, ये शिया वाले लोग हैं, मिलिटेंट ग्रुप है, emerged in the 1980s as a resistance force against Israeli occupation. Unlike the PLO, which was primarily a Palestinian nationalist movement, PLO क्या था, Palestinian nationalist movement था, Hezbollah is a Lebanese group
that also acts as a proxy for Iranian interest in the region. It has considerable political and military power in Lebanon and often acts independently of the Lebanese government. Lebanese government के independently काम करता है. UNIFIL's role in handling other forces. UNIFIL not only monitors the interactions between Israel and Lebanese state forces, but also plays a role in mediating conflicts इन्वॉल्विंग नॉन स्टेट एक्टर्स लाइक हेजबुल्ला. जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनके कारण जो चीज़ें होती हैं उसमें भी मीडिएट करना इसका यूनिफिल का काम है. ऑल दो यूनिफिल डज नॉट एंगेज इन डायरेक्ट कॉम्बैट में नहीं एंगेज करता. इट एक्ट्स एज बफर का काम करता है एंड मॉनिटर्स कॉम्प्लायंस विद सीज फायर जो उन्होंने ट्रीटी साइन कर रखी है उसको मॉनिटर करने की कोशिश करता है. ट्राइंग टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ हॉस्टिलिटीज. इट कोऑर्डिनेट्स क्लोजली विद द लेबनीज आर्म फोर्सेज. लेबनीज आर्म फोर्सेज क्लोजली कोऑर्डिनेट करता है बट हैज़ लिमिटेड अथॉरिटी ओवर हेजबुल्ला which operates with substantial autonomy in the region. Current situation क्या है? Despite its presence, UNIFIL faces ongoing challenges due to the volatile nature of the Israel-Lebanon border. जो volatile nature है Israel-Lebanon border का उसके कारण काफ़ी इशू हैं, known as blue line. अभी ब्लू लाइन का ये भी हम आगे देखेंगे. ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको हमें पता करना चाहिए क्या है. दिस रीजन रिमेन्स टेंस विद फ्रीक्वेंट वायलेशंस ऑफ सीज फायर एग्रीमेंट्स. सीज फायर एग्रीमेंट्स के वायलेशंस होते रहते हैं, रॉकेट अटैक्स होते रहते हैं, एयर स्ट्राइक्स होती रहती है. पर्टिकुलर इन्वॉल्व में हिजबुल्ला करता रहता है. वो यहाँ से करेगा फिर वो दूसरी तरफ से करेंगे, ये एक दूसरे को करते रहेंगे, बीच में सिविलियन कैजुअलिटी होती रहेगी. अटैक्स ऑन यूनिफिल सिंस द इजराइल ऑफेंसिव इन लेबनन. जब से इजराइल का ऑफेंसिव हुआ लेबनन में, देयर हैव बीन सेवरल अटैक्स ऑन यूनिफिल फोर्सेज. पीस कीपर्स एंड देयर पोजीशंस हैव बीन टारगेटेड बाय वेरियस एक्टर्स, कॉम्प्लिकेटिंग देयर एबिलिटी टू ऑपरेट इफेक्टिवली इन सच अ कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट. यूनिफिल पर्सनल आर ऑफन कॉट बिटवीन द इजरायली डिफेंस फोर्सेज, हेजबुल्ला एंड अदर रीजनल टेंशंस which limits their capacity to maintain stability. Missioning difficulties क्या है? Although UNIFIL has successfully verified Israeli withdrawals in the past, its broader mandate of restoring Lebanese authority remains challenging, particularly given Hezbollah's entrenched position in southern Lebanon. जो Hezbollah ने अपनी पकड़ बना ली है उसके कारण बहुत ही मुश्किल है लेबनीज जो अथॉरिटी जो गवर्नमेंट है उसकी अथॉरिटी इसको उस एरिया में मेंटेन करने की, इस्टेब्लिश करने की. यूनिफिल ऑपरेट्स अंडर सिग्निफिकेंट रिस्ट्रिक्शंस स्पेशली इन एरियाज कंट्रोल्ड बाय हिजबुल्लाह व्हिच लिमिट्स द एक्सटेंट टू व्हिच इट कैन फुलफिल इट्स मिशन. कंक्लूजन क्या हो गया इसका? यूनिफिल प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन ट्राइंग टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी अलोंग द लेबनन इजराइल बॉर्डर बट इट ऑपरेट्स इन अ हाईली कॉम्प्लेक्स डेंजरस एनवायरनमेंट. इट्स मैंडेट extends beyond monitoring borders to assisting in the re-establishment of Lebanese state control in southern Lebanon, but its effectiveness is hindered by the presence of powerful non-state actors like Hezbollah and ongoing regional conflicts. अभी सिर्फ ये इसका कंक्लूजन है, आगे और देखेंगे क्या हो रहा है. ये मैंने एक इमेज है जो दर्शा रही है जो ये आपका ब्लैक सितंबर हुआ था कॉन्फ्लिक्ट, उसका दिखाने की कोशिश करी है. ठीक है, ये आपका इजराइल हो गया, ये आपका जो वेस्ट बैंक वाला एरिया हो गया जिसको अभी फ़िलहाल ये पैलेस्टीन वाला एरिया के हिसाब से भी मानते हैं, बट अभी तो खैर इस एरिया में से भी कुछ नहीं रहा, ज़्यादातर एरिया इसमें से भी चले गए हैं. ये आपकी डेड सी होगी, ये आपका जॉर्डन हो गया, ये आपका सीरिया हो गया, ये आपका लेबनान हो गया, और ये आपका साउथ लेबनान वाला एरिया हो गया, ये आपके गोलन हाइट्स हो गए, ये भी इसराइल ने कैप्चर कर लिए थे बाद में. ये भी आगे आएगा कब किए थे. तो यहाँ पे ये भाई साहब क्या हुआ है, पीएलओ जो है इधर ये क्या करने लग गया, यहाँ पे लड़ाई दंगा करना शुरू कर दिया. तो ये जो जॉर्डन के भाई साहब थे जो इसको संभाल रहे थे, उनको लगा ये तो भाई ये तो हमारे तख्ता पलट कर देगा. तो जब ये कार्रवाई हुई तो इन्होंने इसके खिलाफ कार्रवाई करी पीएलओ के खिलाफ, और इसको जो है यहाँ से इवैक्यूएट कर दिया. सीरिया ने हेल्प करने की कोशिश करी किसकी, पीएलओ की, बट जॉर्डन ने धीरे धीरे करके कार्रवाई करके इनको यहाँ से निकाल के भेज दिया लेबनान में. तो पीएलओ इवैक्यूएशन टू बेरू जुलाई अगस्त 1971. ठीक है, पीएलओ स्ट्रॉन्ग होल्ड, ये पीएलओ का स्ट्रॉन्ग होल्ड है. प्रिंसिपल लोकेशंस ऑफ पीएलओ जॉर्डेनियन एंगेजमेंट, ये आपका जो पीएलओ और जॉर्डेनियन एंगेजमेंट जो हुआ उसकी लोकेशंस है. ठीक है, जरका, अमन न्यू कैंप, जबाल अल हुसैन, ये प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा, चेक कर लेना एक बार दोबारा. करामे, इरबिद, ठीक है, और ये क्या है, अजीलून. ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी अगर आपको इंटरेस्ट है तो इसमें और गहराई में जाके देखेंगे तो ज़्यादा और समझ में आ जाएगा. उसके बाद आ जाते हैं ब्लैक सितंबर कॉन्फ्लिक्ट. ब्लैक सितंबर कॉन्फ्लिक्ट क्या था? ब्लैक सितंबर कॉन्फ्लिक्ट रेफर्स टू अ ब्रीफ बट इंटेंस सिविल वॉर इन जॉर्डन इन 1970. 1970 में हमारी लड़ाई चल रही है पाकिस्तान के खिलाफ, और ये 1970 में सिविल वॉर हो रखा है यहाँ पे, कहाँ पे, जॉर्डन में, बिटवीन द जॉर्डेनियन गवर्नमेंट एंड पैलेस्टीनियन मिलिट्री ग्रुप्स.
नोटेबली द पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। बैकग्राउंड क्या है? आफ्टर द 1948 अरब इजरायली वॉर, 1948 अरब इजरायली वॉर के बाद क्रिएशन ऑफ इजराइल, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पैलेस्टीनियंस फ्लेड और वर एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर होम्स। मैनी सेटल्ड इन जॉर्डन, काफ़ी तो जॉर्डन में सेटल हो गए। आफ्टर 1948 अरब इजरायली वॉर, जो अरब इजराइल की वॉर हुई थी 1948 में, उसके बाद क्या हुआ? क्रिएशन हो गया किसका? इजराइल का। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पैलेस्टीनियन, जो पैलेस्टीनियन थे काफ़ी संख्या में, वो भाग गए और वर एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर होम्स, उनको अपने घरों से निकाल दिया गया। एंड मैनी सेटल्ड इन जॉर्डन, काफ़ी जॉर्डन में सेटल हो गए। बाय द लेट 1960s, ठीक है, लगभग 10 से 12 साल बाद, PLO लेड बाय यासिर अराफत, ये हैं यासिर अराफत, हैड सेटअप ऑपरेशंस इन जॉर्डन। जॉर्डन में इन्होंने ऑपरेशंस अपने सेटअप कर दिए। लॉन्चिंग अटैक्स ऑन इजराइल, यहाँ से ये अपना इजराइल पे अटैक कर रहे थे फ्रॉम जॉर्डेनियन टेरिटरी। उसके बाद क्या हुआ? द जॉर्डेनियन मोनार्की, जो जॉर्डेनियन मोनार्की थी लेड बाय किंग हुसैन, ये है किंग हुसैन, फेल्ट थ्रेटन्ड बाय द ग्रोइंग पावर एंड ऑटोनॉमी ऑफ द PLO। जो पावर बढ़ रही थी PLO की और जो ऑटोनॉमी बढ़ रही थी, उससे इनको थ्रेट महसूस हुआ। स्पेशली एज द PLO बिगैन टू चैलेंज द गवर्नमेंट अथॉरिटी। PLO इजराइल में तो कर ही रही थी अटैक, उसके बाद ये गवर्नमेंट की अथॉरिटी को भी चैलेंज करना इन्होंने शुरू कर दिया था। तो इनको लगा कि भाई ये तो थ्रेट है, मेरी सत्ता के लिए थ्रेट हो गया। फिर क्या हुआ? सितंबर 1970, लगभग बारिश का समय होता है हमारा, तो उस टाइम भी आप याद रख सकते हैं कि 1970 के जो बारिश का समय था, उससे कब, ये आप मूवी देखी होगी ना, 1971 की जो वॉर हुई, उससे पहले आपने उससे याद रख लीजिए कि भाई इंदिरा गांधी बुलाती हैं सैम मानेकशॉ को। सैम मानेकशॉ बोलते हैं हम अभी क्यों नहीं लड़ाई कर सकते, अभी तो बारिश का सीज़न चलने वाला है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है मडी एरिया हो जाएगा, कीचड़ दलदला इलाका हो जाएगा। उस इलाके का रिवरीन टेरेन है, जो आपकी वेस्ट बंगाल और जो आपका बांग्लादेश का टेरेन है, तो वहाँ पे हमारे फोर्सेस अटक जाएंगी। तो आप वेट करें, और चाइना के पासेस खुल जाएंगे, चाइना से भी अटैक हो सकता है। तो उससे आप याद रख सकते हैं कि ये जो सितंबर वाला इलाका है, ये सितंबर वाला टाइम जो है, बारिश वाला टाइम जो है 1970 का, उस टाइम पे फाइटिंग ब्रोक आउट बिटवीन जॉर्डेनियन फोर्सेस एंड PLO फाइटर्स। तो ये मैं सिर्फ आपको याद रखने के तहत में बोल रहा हूँ, बाकी एग्जैक्ट डेट्स ऊपर नीचे हो सकती हैं। ये सिर्फ आपको कोरिलेट करने के लिए, जिससे आपको याद रहे कि कॉन्फ्लिक्ट कब हुआ, कैसे हुआ, डेट्स याद रह जाएं, उसके लिए मैंने आपको बताया है। तो सितंबर 1970 में फाइटिंग ब्रोक आउट बिटवीन जॉर्डेनियन फोर्सेस एंड PLO फाइटर्स आफ्टर अ सीरीज ऑफ हाईजैकिंग्स एंड एस्केलेटिंग टेंशंस। काफ़ी कुछ चीज़ें हुई थी, इन्होंने कुछ एक हाईजैकिंग कर ली थी, सिविलियन कैजुअल्टी किया था, उसके कारण ये फाइनल ये चीज़ें हुई। द जॉर्डेनियन मिलिट्री लॉन्च्ड क्रैकडाउन, उसके बाद जॉर्डेनियन जो मिलिट्री है उसको ऑर्डर दे दिया गया कि भी इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। एंड द PLO वॉज इवेंचुअली फोर्स टू लीव जॉर्डन, उसके बाद PLO को इवेंचुअली फोर्स कर दिया गया जॉर्डन को लीव करने के लिए। दिस कॉन्फ्लिक्ट रिजल्टेड इन थाउजेंड्स ऑफ डेथ्स स्पेशली अमंग पैलेस्टीनियन सिविलियंस एंड मिलिटेंट्स। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उससे क्या हुआ? थाउजेंड्स ऑफ डेथ्स हुई अमंग पैलेस्टीनियन सिविलियंस एंड मिलिटेंट्स। आउटकम क्या हुआ? PLO रीलोकेटेड, PLO ने अपने आप को रीलोकेट कर लिया इट्स ऑपरेशंस टू लेबनान आफ्टर बीइंग एक्सपेल्ड फ्रॉम जॉर्डन, सेटिंग द स्टेज फॉर फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स। अब इससे क्या हुआ? फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स का इन्होंने एक ग्राउंड तैयार कर दिया, इंक्लूडिंग इजराइल्स इन्वेजन ऑफ सदर्न लेबनान। इंक्लूडिंग इसमें क्या शामिल था? इजराइल का इन्वेजन ऑफ सदर्न लेबनान। अभी PLO के बारे में जान लेते हैं। PLO क्या है? PLO एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, किसकी? रिप्रेजेंटिंग पैलेस्टीनियन पॉलिटिकल फैक्शंस एंड मिलिटेंट ग्रुप्स। इट वाज फाउंडेड इन 1964 विद द गोल ऑफ लिबरेटिंग पैलेस्टीन। तो इससे याद रख सकते हो आप, 70 में इन्होंने वहाँ पर नौटंकी करनी शुरू कर दी, 64 में तो ये बनाई है, तो मतलब लगभग 6 साल के अंदर इन्होंने वहाँ पे जो जॉर्डन के जो लीडर थे जिसका नाम था हुसैन, उसको एक थ्रेट देना शुरू कर दिया था। तो 1964 विद द गोल ऑफ लिबरेटिंग पैलेस्टीन थ्रू आर्म्ड स्ट्रगल एंड इस्टेब्लिशिंग एन इंडिपेंडेंट पैलेस्टीन स्टेट। तो पैलेस्टीन स्टेट इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो आर्म स्ट्रगल से करेंगे। अब इसे आप ध्यान रख सकते हैं, ये भी याद रख लें जो लोग बोलते रहते हैं कि गांधी जी ने क्या किया, नॉन वायलेंस वगैरह, कि नॉन वायलेंस से कुछ नहीं हुआ है, वायलेंस से चीज़ें मिली हैं, वो भी आप थोड़ा सा अपने दिमाग में रख सकते हैं। वायलेंस से चीज़ें नहीं मिलती हैं, आप देखना बाद में ये डिप्लोमेसी में ही आएंगे।
जब आप वीक हों और आपका जो एनिमी है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो तो उसके साथ वायलेंस से आपको ज़्यादातर चीज़ें मिलेंगी नहीं। और बहुत सी चीज़ें हैं जो गांधी जी का जो हिस्ट्री में भी आप कोरिलेट कर सकते हैं। तो अभी इसमें आगे देखते हैं लीडरशिप। अंडर यासर अराफत द PLO बिकेम द मोस्ट प्रोमिनेंट पैलेस्टीन पॉलिटिकल एंटिटी। जो यासर अराफत के अंडर लीडरशिप के अंदर PLO बिकेम द मोस्ट प्रोमिनेंट पैलेस्टीन पॉलिटिकल एंटिटी। इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज द लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पैलेस्टीनियन पीपल बाय मैनी कंट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग द यूनाइटेड नेशन। काफ़ी लोगों ने इसको अपनी लेजिटिमेसी दी है जिसमें UN भी शामिल है। PLO's रोल इन लेबनन। PLO का रोल क्या है लेबनन में? आफ्टर बीइंग एक्सपेल्ड फ्रॉम जॉर्डन इन 1970, जॉर्डन से जब एक्सपेल हो गए 1970 में, तो PLO सेटअप इट्स बेस इन सदर्न लेबनन वेयर इट एस्टेब्लिश्ड अ मिलिट्री प्रेजेंस एंड लॉन्च्ड क्रॉस बॉर्डर अटैक्स इनटू इजराइल। वहाँ से इन्होंने क्रॉस बॉर्डर अटैक्स करने शुरू कर दिए इसराइल में, कंट्रीब्यूटिंग टू इजराइल डिसीजन टू इन्वेड लेबनन। उसके बाद इसराइल ने क्या किया भाई, सोचा कि भाई ऐसे तो काम चलेगा नहीं, तो 1978 में इन्होंने लेबनन में इन्वेड कर दिया और दोबारा 1982 में इन्होंने लेबनन में अटैक किया। Shifts in strategy. In later years, the PLO shifted from armed struggle से भाई साहब डिप्लोमेसी में आ गए, signing the Oslo Accords with Israel in 1993। 1993 में इन्होंने ऑस्लो अकॉर्ड पे इन्होंने साइन किया इसराइल के साथ। 1993 को कैसे याद रखोगे आप? 91 में हादसा हुआ, 91 में और बहुत सी चीज़ें हुई हैं, आप याद करें इंडिया के साथ कोरिलेट करने के लिए। which created the Palestinian Authority and laid the groundwork for future peace negotiations, which created the Palestinian Authority and laid the groundwork for future peace negotiations। ऑपरेशन लितानी क्या था? ये आपने ऊपर इसका नाम आया था ऑपरेशन लितानी का, वो क्या था? ऑपरेशन लितानी वॉज एन इजराइल मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्टेड इन मार्च 1978। मार्च 1978 में, 1978 हमने कई बार पढ़ लिया। 1978 में आपने देखा क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी 1978 में? यूनिफिल वाला, उसका इस्टेब्लिशमेंट वगैरह देखा हमने, हमने रिजोल्यूशंस देखे, 425, 426 रिजोल्यूशंस हमने देखे। अब ये ऑपरेशन लितानी 1970, इसको कैसे याद रखोगे? 1978 में यूनिफिल, 1978 में ऑपरेशन लितानी और मार्च कैसे याद रखते हो? मार्च में ज़्यादातर क्या होता है, आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, ज़्यादातर जो स्कूल्स के एग्ज़ाम्स हैं वो मार्च में होते हैं। तो जब हम एग्ज़ाम दे रहे थे तो ये यहाँ पर लड़ाई चल रही थी। हम में से काफ़ी लोग होंगे उस टाइम पे एग्ज़ाम दे रहे होंगे, 1978 में तो काफ़ी पैदा ही भी नहीं होंगे। तो 1978 में मार्च के टाइम पे आपका क्या हुआ? ऑपरेशन लितानी वॉज एन इजरायली मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्टेड इन मार्च 1978 इन सदर्न लेबनन विद द प्राइमरी एम ऑफ पुशिंग द PLO आउट ऑफ द रीजन। इनका मुद्दा क्या था? PLO को भाई अपने यहाँ से निकालना है, मेरे सर पे मत बैठो, मेरी नॉर्दर्न जो बाउंड्री है उसमें मत बैठो, अपना ऊपर जाओ कहीं पे जहाँ पे भी जाना है। तो वहाँ से खदेड़ के इनको भेजना था ऊपर। Why it happened? The operation was a response to repeated attacks on northern Israel by PLO militants based in southern Lebanon, including a deadly attack known as the Coastal Road Massacre। एक कोस्टल रोड मैसेकर हुआ था जिसमें इन्होंने 30 इजरायली सिविलियन मार दिए थे। तो इसराइल का एम और उनका जो काम करने का तरीका है वो फिक्स है। आप यहाँ पे हमारे एक मारोगे, हम आपके 100 मारेंगे, 1000 मारेंगे, लाख भी मार सकते हैं। तो उनका हिसाब किताब क्लियर है। द ऑपरेशन इसराइल्स फोर्सेज एडवांस्ड इनटू लेबनन। इसराइल के जो फोर्सेज हैं वो एडवांस करके कहाँ पे? लेबनन में, अप टू द लितानी रिवर। जो लितानी रिवर है वहाँ पे डिस्ट्रॉइंग PLO बेसिस इन्होंने डिस्ट्रॉय किए एंड अटेम्प्टिंग टू इस्टेब्लिश अ सिक्योरिटी जोन टू प्रिवेंट फर्दर क्रॉस बॉर्डर अटैक। सिक्योरिटी जोन इस्टेब्लिश किया कैसे, वो आपने बताया था। वहाँ पे इन्होंने अपनी एक प्रॉक्सी खड़ा कर दिया था। प्रॉक्सी वो किसके थे? उसमें डिटेल में हम जाएंगे तो जो आपका जो सेक्ट्स हैं डिफरेंट, जैसे दुनिया भर के उसमें रिलीजन सेक्ट्स हैं, तो जो सेक्ट उसके जो मेजॉरिटी के खिलाफ था, जैसे क्रिश्चियंस के कुछ सेक्ट्स थे, तो उससे इन्होंने अपना एक प्रॉक्सी बनाया था वहाँ पे, जिससे कि ये एक सिक्योरिटी जोन इन्होंने इस्टेब्लिश कर लिया था। Outcome: the operation displaced many Lebanese civilians, and while it temporarily reduced the PLO's presence, it also led to creation of UNIFIL to monitor the situation and mediate the conflict. However, the PLO continued to operate in Lebanon until Israel's more extensive invasion in 1982. उसके बाद 1982 में इन्वेजन किया गया इसराइल के दोबारा, तब तक PLO वहाँ पे ऑपरेशन में था। लेबनी सिविल वॉर। अभी लेबनी सिविल वॉर क्या थी हमने देखा, ऊपर कई बार इसका नाम आया। तो लेबनी सिविल वॉर क्या थी, इसको थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। लेबनी सिविल वॉर वाज अ प्रोट्रैक्टेड मल्टीफेसेटेड कॉन्फ्लिक्ट दैट लास्टेड फ्रॉम 75 से 1990। तो लगभग कितने साल हो गए? 75 से 85 या 90, लगभग 15 साल चला, लगभग 15 साल।
ठीक है, 15 साल मतलब 3 बार कोई सरकार आती है तो वो 15 साल पूरे करती है, तो लगभग 15 साल 3 बार सरकार अगर आए तो उतना आपका ये लड़ाई चलती रही, इन्वॉल्विंग वेरियस लेबनीज फैक्शंस एज वेल एज एक्सटर्नल एक्टर्स लाइक सीरिया, इसराइल एंड द PLO। जो सीरिया, इसराइल, PLO तो हैं ही, और जो अंदर इनके जो फूट है वो भी है। कॉजेज क्या थे? द वॉर वॉज रूटेड इन लेबनन्स कॉम्प्लेक्स सेक्टेरियन पॉलिटिकल सिस्टम। जो लेबनन का जो कॉम्प्लेक्स सेक्टेरियन पॉलिटिकल सिस्टम था उसके कारण ये हुआ। तो वो एक कहावत है ना, डिवाइडेड वी डाई, यूनाइटेड वी सर्वाइव। ठीक है, तो जहाँ पे भी ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, जो आपका कास्ट बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए या आपके रिलीजन बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, सेक्टेरियन पॉलिटिक्स है जहाँ पे ये फलाने रिलीजन का है, दखड़ रिलीजन का है, ये इसका लीडर, वो उसका लीडर, ये हमारा एरिया, वो तुम्हारा एरिया, तो ये डिवाइड जहाँ पे भी है वहाँ पे इस तरीके की चीज़ें होती रहती हैं, और वहाँ पे वो रीजन जो है सर्वाइव नहीं कर पाता अच्छे से। The war was rooted in Lebanon's complex sectarian political system, which divided power among various religious communities. कौन कौन से थे? क्रिश्चियंस हो गए, सुन्नी हो गए, शिया मुस्लिम्स हो गए, द्रूजे हो गए, ये भी मुस्लिम्स का एक सेक्ट है। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक टेंशंस थी, अलॉन्ग विद द इन्फ्लक्स ऑफ पैलेस्टीन रिफ्यूजीज भी आ गए उसके ऊपर से। राइज ऑफ PLO, उसके बाद PLO भी एक राइज हो गया। उसके बाद जो बाकी कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो तो चल ही रहे थे। मेन फैक्शंस क्या थे? क्रिश्चियन मिलिशियाज मेन फैक्शन कौन था? सच एज फलांजे पार्टी एंड द लेबनीज फोर्सेज विच रिप्रेजेंटेड मेरोनीट क्रिश्चियंस। उसके बाद मुस्लिम एंड लेफ्टिस्ट ग्रुप्स इंक्लूडिंग सुन्नी, शिया एंड दूसरे मिलिशियाज ऑफन अलाइंड विद द PLO और सीरियन इंटरेस्ट्स। उसके बाद हिजबुल्लाह आ गया, एमर्ज ड्यूरिंग द वॉर एज अ शिया इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप बैक्ड बाय ईरान। तो इसको हिजबुल्लाह को ईरान बैक कर रहा है, यहाँ पे जो सुन्नी और जो दूसरे आपके मिलिशियाज हैं उनको सीरिया जो है आपको बैक कर रहा है, PLO बैक कर रहा है। Israel and Syria's role, both Israel and Syria intervened militarily at different points, with Israel occupying southern Lebanon and Syria playing a major role in the internal conflict। ठीक है, जो इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, जो लड़ाई दंगा चल रहा है, उसमें सीरिया का हाथ है, और इसराइल ने क्या किया, उसमें आपका अटैक लॉन्च कर दिया। आउटकम क्या हुआ? द वॉर डिवास्टेटेड लेबनन ख़त्म कर दिया गया, किलिंग अराउंड 1,20,000 लोग मार दिए, डिस्प्लेसिंग मैनी मोर। It officially ended with the TAF agreement in 1990, which reformed the Lebanese political system. Lebanese political system को reform किया गया and called for disarmament of militias. Although Hezbollah retained its weapon, Hezbollah ने अपना वेपन रखे, जिसके कारण अभी जो चीज़ चल रही हैं दोबारा से जो काफ़ी इश्यूज हो रहे हैं। टैफ एग्रीमेंट क्या, ये भी हम आगे देखेंगे। अब पहले जान लेते हैं साउथ लेबन आर्मी क्या है, ये क्या था, ये जिसने एक बफर बना के दिया इजराइल को, ये क्या था? व्हाट इट इज? द साउथ लेबनन आर्मी वाज अ मिलिशिया दैट ऑपरेटेड इन सदर्न लेबनन फ्रॉम द लेट 1970s टू 2000। तो लेट 1970 से 2000 के बीच में इन्होंने कार्रवाई करी। इट वॉज एलाइड विद इसराइल एंड अपोज्ड टू द PLO एंड हेजबुल्ला। इसराइल के साथ ये एलाइड था और इसका अपोजिशन था किसके साथ? PLO के साथ और हेजबुल्ला के साथ। फॉर्मेशन, द SLA वॉज ओरिजिनली अ स्प्लिंटर ग्रुप ऑफ द लेबनीज आर्मी। लेबनीज आर्मी का स्प्लिंटर ग्रुप था। स्प्लिंटर ग्रुप क्या होता है? जो मेन जो मुख्य ग्रुप है उससे टूट के एक नया ग्रुप बन जाता है। इसको लीड किसने किया था? लेड बाय मेजर साद हदाद। ये है वो मेजर साहब जिसने ये लीड किया था। वॉज सपोर्टेड बाय इसराइल ने इसको सपोर्ट किया था टू सर्व एज अ बफर फोर्स एंड इट्स सिक्योरिटी जोन इन सदर्न लेबनान में एक सिक्योरिटी जोन बनाना चाह रहा था इसराइल, और उसमें एक बफर फोर्स का काम इन्होंने किया। रोल क्या था? द SLA हेल्प्ड मेंटेन इजरायली कंट्रोल ओवर द एरिया एंड फॉट अगेंस्ट द PLO से इन्होंने लड़ाई करी। लेटर हेजबुल्ला से इन्होंने लड़ाई करी। इट ऑपरेटेड अलॉन्ग साइड इजरायली फोर्सेज के अलॉन्ग साइड इन्होंने ऑपरेट किया ड्यूरिंग द ऑक्यूपेशन ऑफ सदर्न लेबनान। कोलैप्स, द SLA डिसबैंडेड इन 2000। SLA डिसबैंड हो गया 2000 में फॉलोइंग Israel's withdrawal from southern Lebanon. Many of its members fled to Israel fearing reprisals from Hezbollah and other groups in Lebanon. लेबनान में जो दूसरे ग्रुप्स हैं वो इनके ऊपर कोई कार्रवाई ना कर दे तो ये भाई साहब चले गए इजराइल में। 2006 लेबनान वॉर, उसके बाद एक 2006 में एक लेबनान वॉर हुई। वो क्या थी? 2006 लेबनान वॉर, ऑल्सो नोन एज द जुलाई वॉर, इसको जुलाई वॉर भी बोलते हैं, वॉज अ मंथ लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन Israel and Hezbollah that took place from जुलाई से अगस्त
2006। जुलाई वॉर थी, 1 महीने की लड़ाई थी, जुलाई से अगस्त 2006 चली। ये क्यों शुरू हुई? द वॉर बिगेन व्हेन हेजबुल्ला लॉन्च्ड अ क्रॉस बॉर्डर रेड इनटू इजराइल, जैसे अभी भी इन्होंने किया था। कैप्चरिंग 2 इजरायली सोल्जर, 2 इजरायली सोल्जर कैप्चर कर लिए और किलिंग अदर्स, बाकी मार दिए। Israel responded with heavy airstrikes and ground invasion aimed at destroying Hezbollah's military capabilities. Conflict क्या है? The war caused widespread destruction in the Lebanon. लेबनान में काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुआ, with thousands of Lebanese civilians killed and many more displaced. Hezbollah fired thousands of rockets into northern Israel, leading to civilian casualties and damage. Hezbollah ने काफ़ी रॉकेट्स फायर किए जिससे कि काफ़ी सिविलियन कैजुअलिटीज़ हुई। आउटकम क्या हुआ? द वॉर एंडेड विद यूएन ब्रोकर्ड सीज फायर, यूएन ने एक सीज फायर किया अंडर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1701 which called for disarmament of Hezbollah, withdrawal of Israeli forces and the expansion of UNIFIL's mandate. डिसआर्मामेंट ऑफ हेजबोल्ला, हेजबोल्ला अपने हथियार डालेगा, इसराइल फोर्सेस विड्रॉ करेगी और यूनिफिल का जो मैंडेट है वो एक्सपैंड किया जाएगा टू हेल्प दी लेबनीज गवर्नमेंट रीगेन कंट्रोल ओवर सदर्न लेबनन, कि लेबनीज जो गवर्नमेंट है वो रीगेन कर सके अपना कंट्रोल ओवर सदर्न लेबनन। हेजबोल्ला क्या है? हेजबोल्ला इज़ अ शिया इस्लामिस्ट पॉलिटिकल मिलिटेंट ग्रुप। इसके बारे में जान लेते हैं। बेस्ड इन लेबनन, ये एक शिया इस्लामिस्ट पॉलिटिकल एंड मिलिटेंट ग्रुप है बेस्ड इन लेबनन। इट वाज फाउंडेड इन 1985 में ये बनाई गई थी। तो अभी आप डेट्स देख रहे हैं 78, 48, ठीक है, उसके बाद आपका जो 82, फिर ये 82 में लेबनन ने के ऊपर अटैक किया था इसराइल ने, ठीक है। उसके बाद आप जो पीएलओ का विड्रॉल हुआ, फिर पीएलओ अपना डिप्लोमेसी में आ गया, फिर ये जो पावर वैक्यूम हुआ, पावर वैक्यूम से 1985 यहाँ पे ये हिजबुल्लाह बनता है विद द बैकिंग ऑफ ईरान एंड सीरिया। ईरान एंड सीरिया की बैकिंग से ये बनता है। अब ईरान जो है आपका शिया वाला हो गया, सीरिया पहले तो दूसरे पार्टी के साथ, अब यहाँ पे इसको भी बैक कर रहा है, ओके। इनिशियली एज अ रेजिस्टेंस मूवमेंट अगेंस्ट इजराइल्स occupation of southern Lebanon. Initially as a resistance movement against Israel's occupation of southern Lebanon. Political role क्या था? Hezbollah is also a political party with significant influence in Lebanese politics. Hezbollah is also a political party with significant influence in Lebanese politics, particularly among the Shia community. Shia community के अंदर इनका बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है. It holds seats in the Lebanese parliament एंड कंट्रोल मच ऑफ सदर्न लेबनन। सदर्न लेबनन में इसका कंट्रोल है। मिलिट्री विंग भी है इसकी एक। हेजबोल्लाज मिलिट्री विंग इज हाईली ट्रेन्ड एंड इक्विप्ड विद अ लार्ज आर्सनल ऑफ रॉकेट्स एंड मिसाइल्स। इट इज कंसिडर्ड अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, Israel and other Western nations, though it has substantial popular support in Lebanon and the wider Arab world for its resistance against Israel. Hezbollah and Israel. The group is Israel's main adversary in Lebanon and has been involved in multiple conflicts with Israel forces, including the 2006 Lebanon war. उसके बाद देख लेते हैं Lebanese armed forces. ये क्या है? what it is? The Lebanese Armed Forces is the national military of Lebanon. National military है लेबनान की, जैसे हमारी इंडियन आर्मी है। Responsible for defending the country's sovereignty and maintaining internal security. Challenges क्या है? LAF has historically been underfunded है, weak है due to political divisions and presence of powerful militia like Hezbollah, which operate independently of the state. इसको help भी बहुत लोग कर रहे हैं, ठीक है, दुनिया भर की countries help कर रही हैं। Role in UNIFIL. The LAF works alongside UNIFIL in the southern Lebanon to monitor the ceasefire between Israel and Hezbollah, maintain security and support the re-establishment of the Lebanese government authority in the region. अभी कुछ मैप्स हैं, कुछ इमेजेस हैं जो मैंने डाली हैं, जिससे हम समझ सकते हैं इस मोटा मोटा जो इज़राइल वाला ये जो एरिया है, इस एरिया में हो क्या रहा है। तो ये एक इमेज मैंने डाली है, ये दिखा रही है 1917 की हालत इज़राइल की, प्री ब्रिटिश मैंडेट पैलेस्टीन। ब्रिटिशर्स का वहाँ पे हिसाब किताब था उससे पहले। तो ये इस हिस्ट्री में हम काफ़ी गहराई में जाएंगे, अभी नहीं, किसी और लेक्चर में। ब्रिटिशर्स थे, ऑटोमन एम्पायर था, ब्रिटिश का कब्ज़ा हुआ, फिर ब्रिटिशर्स ने एक इज़राइल स्टेट बनाया, उसके बाद फिर ये सारी हरकतें शुरू हुई हैं। फिर अरब वॉर हुई, फिर 6 डे वॉर हुई, फिर ये जितने भी अभी अटैक्स हमने देखे, जितने भी इन्वेजन्स हमने देखे, जितने भी PLO का जॉर्डन में जाना देखा, जॉर्डन का आपका से लेबनान में जाना देखा, सीरिया का देखा, सऊदी अरेबिया, ये सारा जो है आपस में इस एरिया का जो हिस्ट्री है वो पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। तो ये मोटा मोटा देख लें कि 1970 का जो प्री ब्रिटिश मैंडेट है पैलेस्टीन का, उसमें ये हिसाब किताब है।
ये पैलेस्टीनियन एरिया है और ये जूइश एरिया है, जाफा, हैफा, ठीक है, ये जूइश एरिया हो गया, ये आपका जेरूसलम हो गया, ठीक है। ऑन अक्टूबर 31 1917 ब्रिटिश फोर्सेस कॉन्क्वर्ड पैलेस्टीन। ब्रिटिश की जो फोर्सेस हैं 1917 में इन्होंने क्या किया है, पैलेस्तीन को ऑक्यूपाई कर लिया, कॉन्क्वर कर लिया। फ्रॉम कहाँ से? ऑटोमन टर्क्स से इन्होंने कब्जा कर लिया, ठीक है। एंडिंग 1400 ईयर्स ऑफ इस्लामिक रूल ओवर द रीजन। अब ये हिस्ट्री हमें जाननी ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर सिर्फ एक पक्ष देखेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा कि चल क्या रहा है। तो पैलेस्तीन, ये एरिया यहाँ पे ऑलरेडी रह रहे हैं लोग, अब यहाँ पे ब्रिटिश कब्ज़ा कर लेते हैं 1970 में। मान लो जैसे हमारे इंडिया में कब्ज़ा करके, और ये इंडिया के अंदर जो ये पैदा करके गए हैं दिक्कतें, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दुनिया भर की दिक्कतें कर दी, एक लाइन खींच दी, दुनिया भर के लोग मरवा दिए। आज भी जो रिलीजन के जो चीज़ें चल रही हैं वो सब चीज़ छोड़ के गए हुए हैं। तो सेम यहाँ पे क्या किया इन्होंने, 1917 में इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने ऑक्यूपाई कर लिया पैलेस्तीन को ऑटोमन टर्क से। 1400 साल का इस्लामिक रूल एंड हो गया। बिफोर द ब्रिटिश मैंडेट इन पैलेस्टीन, ज्यूज मेड अप अराउंड 6% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। ज्यूज सिर्फ 6% थे और टोटल पॉपुलेशन के। ब्रिटिश मैंडेट क्या था वो हम बाद में देखेंगे। उसके बाद पैलेस्तीन पार्टीशन प्लान अप्रूव्ड बाय द यूएन जनरल असेंबली। यूएन जनरल असेंबली ने पार्टीशन प्लान अप्रूव कर दिया कब? नवंबर 29 1947 में। 1947 हमारे को तो याद रहेगा इंडियंस को, 1947 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और नवंबर 29 1947 में इन्होंने एक पार्टीशन प्लान अप्रूव कर दिया। तो जो हरे में दिख रहा है ये जूइश स्टेट है, ये जो आपका लगभग ऑरेंज कलर में आपको दिख रहा है वो आपका अरब स्टेट हो गया, और ये बाकी ये आपका हो गया जेरूसलम की डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये इजिप्ट हो गया, जॉर्डन हो गया, सीरिया हो गया, लेबनान हो गया, ठीक है। अब ये टेरिटोरियल चेंजेस देखो, जो चीज़ें चल रही हैं इजराइल और ये इसकी। सबसे पहले 1947 में देखो जूइश सेटलमेंट ये वाइट में, पैलेस्टीनियन लैंड ये इसमें ब्लू में, डार्क ब्लू कलर। उसके बाद एक ब्रिटिश मैंडेट होता है पैलेस्टीन का, ठीक है, वो हम गहराई में बाद में देखेंगे। 1947 का यूएन पार्टीशन प्लान, इसके तहत क्या होता है? एक्सेप्टेड बाय जूइश लीडरशिप, रिजेक्टेड बाय अरब लीडरशिप, नेवर इम्प्लीमेंटेड। प्रपोज जूइश स्टेट, ये वाइट में जूइश स्टेट प्रपोज किया गया है, ये रेड में पैलेस्टीन स्टेट प्रपोज किया गया है। उसके बाद क्या होता है? 1948-49 की वॉर होती है, जॉर्डन जो है ऑक्यूपाई कर लेता है वेस्ट बैंक को, ये वेस्ट बैंक जॉर्डन ऑक्यूपाई कर लिया, गाज़ा इजिप्ट ने ऑक्यूपाई कर लिया, ये इजराइल का हो गया वाइट वाला एरिया। 1993 के जो ओस्लो अकॉर्ड हैं उसमें ये इतना सा एरिया ये रह जाता है आपका पैलेस्तीन का, बाकी आ जाता है इजराइल का। और ये भी पूरा पैलेस्तीन का नहीं है, इसमें भी ABC दुनिया भर की कैटेगरीज बना रखी हैं, वो मैंने आगे बनाई दिखाया है। ये है आपका ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक एरियाज ABC। इन 1995 एज पार्ट ऑफ द ओस्लो अकॉर्ड द ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक वाज डिवाइडेड इनटू 3 एरियाज A, B एंड C। एरिया A जो है सिर्फ 18% एरिया जो पैलेस्टीन के कंट्रोल में होगा, जो कि ये जेनिन, तुल्कम, नेबलुस, कैलकिलिया, रमल्ला, जेरिको, बेथलेम, हेब्रॉन। तो ये आप प्रोनाउंसिएशन चेक कर सकते हैं, बट ये मोटे मोटे इलाके हैं जो पैलेस्तीन कंट्रोल में होंगे। उसके बाद 22% एरिया है जो कि इजराइल और पैलेस्तीन के कंट्रोल में, दोनों के अंडर जॉइंट कंट्रोल में है, वो ये वाला एरिया है। और एरिया 60% जो एरिया है वाइट वाला, ये आपका अंडर इजरायली कंट्रोल है। तो जो एक इलाका तो बचा था वो वाले इलाके में भी ये लगभग मोटा मोटा इलाका इजराइल के कंट्रोल में है, ठीक है। ये सेम इससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाए तो ये मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। इंटरनेशनल बाउंड्री, ग्रीन लाइन जिसको हम बोलते हैं, इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। सेपरेशन बैरियर, ये इससे अब थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ये आपका इजराइल हो गया, वेस्ट बैंक हो गया, ठीक है। ये जो टेरिटरीज रमल्ला, ये जेरूसलम हो गया, ठीक है, बेथलम, हेब्रॉन, ये जॉर्डन, जेनिन, सीरिया, लेबनान, गोलन हाइट्स, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है। गाज़ा स्ट्रिप, जुडिया, सिनाई पेनिनसुला, ये इंपॉर्टेंट है। इजिप्ट, उसके
ओस्लो अकॉर्ड्स क्या थे? कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू इसका थोड़ा सा चेक कर लेते हैं क्या है बैकग्राउंड एंड कॉन्टेक्स्ट। द ओस्लो अकॉर्ड्स रेफर टू अ सीरीज ऑफ एग्रीमेंट्स बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये सीरीज ऑफ एग्रीमेंट्स हैं किसके बीच में? इजराइल और पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। एम्ड एट रिजॉल्विंग द लॉन्ग स्टैंडिंग इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट, जो बहुत ही ज़्यादा लंबे समय से इजराइल और पैलेस्टीनियन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसको रिजॉल्व करने का इसका एक बड़ा मुद्दा है। द अकॉर्ड्स मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट फ्रॉम मिलिट्री कन्फ्रंटेशन टू डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन। इस अकॉर्ड से क्या हुआ? एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट हुआ फ्रॉम मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन टू डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन। ठीक है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है? द पीएलओ फाउंडेड इन 1964 sought to establish an independent Palestinian state and had engaged in armed struggle against Israel. The Israeli occupation of the West Bank and Gaza Strip followed the 1967 Six-Day War. Intensified tensions leading to uprising, जिसका नाम है इंतिफादास एंड वायलेंस। तो क्या कहने की कोशिश कर रहा है? पीएलओ जो है बनाया था 1964 में, सॉट टू एस्टैब्लिश इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट। इसने कोशिश किया थी, इसका मुद्दा क्या था? पैलेस्टीनियन स्टेट बनाएगा। हैड एंगेज इन आर्म स्ट्रगल, पहले आर्म स्ट्रगल करने की कोशिश करी इन्होंने। सोचा कि भाई हम ऐसे जीत लेंगे, लड़ाई करके जीत लेंगे अगेंस्ट इसराइल, बट कैसे करोगे? टेक्नोलॉजी बहुत भारी है। द इसराइल ऑक्यूपेशन ऑफ द वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप, उसके बाद इसराइल ने ऑक्यूपाई किया वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप फॉलोइंग द 1967 6-Day वॉर, जिससे और टेंशन बढ़ गई, लीडिंग टू अपराइजिंग, जिससे और अपराइजिंग्स हुई। उसका नाम था इंतिफादास एंड वायलेंस। इंटरनेशनल एनवायरनमेंट क्या था उस टाइम पे? इन लेट 1980s सॉ ग्रोइंग रिकॉग्निशन ऑफ द नीड फॉर पीस। 1980 में लोगों को लगा कि भाई बहुत हो गया, शांति चाहिए। फ्यूल्ड बाय द कोल्ड वॉर्स एंड, उसके बाद कोल्ड वॉर उस टाइम पे ख़त्म हुआ था। जो फर्स्ट इंतिफादा था, पहला इंतिफादा था, वो था 1987 से लेकर 1993। ठीक है, 1987 से लेकर 1993 के बीच में फर्स्ट इंतिफादा का पीरियड माना जाता है। ये आप याद रख सकते हो। 1984 के जो चीज़ें हमारे हाथ से हुए थे, बहुत ही एक गहरा सदमा, बहुत ही गहरा हादसा भी हुआ था इंडिया में 1991 में हुआ। तो उस पीरियड के आसपास जो है ये चीज़ें हुई हैं। ठीक है, 1987 1993, तो उससे आप जनरली याद रख सकते हो कि फर्स्ट इंतिफादा जो है 1987 से 1993 के बीच में हुआ। एंड इंटरनेशनल प्रेशर फॉर स्टेबिलिटी इन द मिडल ईस्ट, उसके बाद इंटरनेशनल प्रेशर इस्टेब्लिश होना शुरू हुआ, बढ़ना शुरू हुआ स्टेबिलिटी के लिए मिडल ईस्ट में। द यूएस एंड अदर कंट्रीज बिगैन टू एडवोकेट फॉर अ 2-State सॉल्यूशन। जो यूएस एंड अदर कंट्रीज, उन्होंने बोला कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, देखो 2-State सॉल्यूशन चाहिए ही चाहिए। की एग्रीमेंट्स क्या थे? ओस्लो 1 1993 में ओस्लो 1 हुआ, जिसका डेट क्या है साइन का? साइन ऑन September 13 1993। सितंबर कौन सा महीना है जहाँ पे आपका टीचर्स डे मनाया जाता है? 5 तारीख को, है ना। 5 से 13 कितना दिन और? लगभग 5 और 3 8, लगभग एक हफ्ते बाद तो टीचर्स डे आपने मनाया होगा इंडिया में। उसके लगभग एक हफ्ते के बाद ये ओस्लो 1 साइन हो गया। कब? 1993 में। की पार्टीज इजराइल एंड द पीएलओ, इजराइल और पीएलओ इसकी की पार्टीज हैं। रिकॉग्निशन, इजराइल रिकॉग्नाइज द पीएलओ एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पैलेस्टीनियन पीपल। रिकॉग्निशन क्या था? इजराइल रिकॉग्नाइज द पीएलओ एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पैलेस्टीनियन पीपल, व्हाइल द पीएलओ रिकॉग्नाइज इजराइल्स राइट टू एग्जिस्ट इन पीस। इजराइल का राइट उन्होंने मान लिया कि ठीक है, आप शांति से रह सकते हो। ऑटोनॉमी, established a framework for Palestinian self-governance in parts of West Bank and Gaza। वेस्ट बैंक और गाजा में फ़लस्तीन जो अपना सेल्फ गवर्न कर सके अपने आप को, उसका इन्होंने फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश किया। सिक्योरिटी, एग्रीमेंट्स ऑन सिक्योरिटी कोऑपरेशन एंड द विड्रॉल ऑफ इजराइल फोर्सेज फ्रॉम सर्टेन एरिया। इजराइल जो अपने फोर्सेज को हटा ले कुछ इलाकों से, ये इन्होंने एग्रीमेंट किया। की पॉइंट्स क्या थे? क्रिएशन ऑफ पैलेस्टीनियन अथॉरिटी टू गवर्न एरियाज ए एंड बी। ए में तो पूरा, बी में थोड़ा बहुत, इसके साथ मिलके सेल्फ गवर्निंग पैलेस्टीनियन एरियाज। फ्रेमवर्क फॉर फर्दर नेगोशिएशन, फाइनल स्टेटस इशूज़। फाइनल जो इशूज़ थे वो कौन कौन से रह गए? जेरूसलम रह गया, रेफ्यूजीज़ रह गया और सेटलमेंट्स रह गए कुछ एक। ओस्लो 2 1995 में, 2 साल बाद ओस्लो 2 साइन किया गया, अगेन सितंबर में 28 1995 में। ठीक है, तो लगभग सितंबर का महीना ख़त्म होने वाला था, उससे पहले आपने ये ओस्लो 2 साइन हो गया। की डेवलपमेंट्स क्या थे? एक्सपेंडेड पैलेस्टीनियन सेल्फ रूल ओवर एडिशनल एरियाज, expanded Palestinian self-rule over additional areas, divided the West Bank into areas A, B and C। इन्होंने डिवाइड किया वेस्ट बैंक को into areas A, B and C with varying degrees of Palestinian Israeli controls, काफ़ी डिग्रीज ऑफ Palestinian Israeli control।
एरिया ए में फुल पैलेस्टीनियन कंट्रोल, सिविल एंड सिक्योरिटी। एरिया बी में पैलेस्टीनियन सिविल कंट्रोल विद इजरायली सिक्योरिटी, सिविल का कंट्रोल रहेगा एरिया बी में, बट सिक्योरिटी इसराइल देगा। एरिया सी में फुल इजरायली कंट्रोल। इलेक्शंस, प्रोविजन ऑफ पैलेस्टीनियन इलेक्शन, पैलेस्टीन इलेक्शंस करवाए जाएंगे, वॉज एस्टैब्लिश्ड लीडिंग टू द इलेक्शन ऑफ यासर अराफत। यासर अराफत का इलेक्शन, वो अपना फर्स्ट प्रेसिडेंट बन गया किसका, ऑफ पैलेस्टीन अथॉरिटी। चैलेंजेस एंड आउटकम्स क्या है? इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द अकॉर्ड्स फेस्ड सिग्निफिकेंट चैलेंजेस इंक्लूडिंग, क्या क्या चैलेंजेस थे? ऑनगोइंग वायलेंस फ्रॉम ग्रुप्स अपोजिंग द अकॉर्ड, जो कुछ ग्रुप्स थे जो कि अकॉर्ड्स को अपोज कर रहे थे, सच एज हमास एंड इस्लामिक जिहाद। हमास भी अभी आपने चर्चा में सुना हुआ काफ़ी ज़्यादा, जो अभी जिन्होंने किया कार्रवाई। Expansion of Israeli settlements in the West Bank, undermining the territorial integrity of potential Palestinian state. तो expansion of Israeli settlement, Israeli की settlements का expansion हो रहा था वेस्ट बैंक में, undermining the territorial integrity जो मिलनी चाहिए पोटेंशियल पैलेस्टीनियन स्टेट को, उसको अंडरमाइन कर रहे थे। लैक ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द पार्टीज के बीच में ट्रस्ट नहीं था, लीडिंग टू पीरियोडिक वायलेंस हो रहा था, ब्रेक डाउन इन नेगोशिएशंस। लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज, वाइल द अकॉर्ड्स वर अ हिस्टोरिक स्टेप टुवर्ड्स पीस, दे डिड नॉट रिजल्ट इन अ फाइनल रेजोल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। की इशूज लाइक द स्टेटस ऑफ जेरूसलम, पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज, borders remain unresolved, the failure of subsequent negotiations, particularly एक कैंप डेविड समिट हुआ था 2000 में, led to the second इंतिफादा and a deterioration of relations। उसके बाद सेकेंड इंतिफादा हुआ, उसके बाद रिलेशन और ख़राब हो गए। अब आता है तैफ एग्रीमेंट। तैफ एग्रीमेंट क्या हुआ? तैफ एग्रीमेंट वाज अ पिवटल अकॉर्ड, एक पिवटल अकॉर्ड था दैट एम टू एंड द लेबनी सिविल वॉर। लेबनी सिविल वॉर जो हमने देखा 1975 से 1990 के बीच में, जो कि किसके कारण हुआ था? वेरियस सेक्ट्स के कारण हो रहा था। उसके कारण ये तैफ एग्रीमेंट साइन हुआ। रिस्टोर करने की कोशिश करी, क्या? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन लेबनन। इट वाज ब्रोकर्ड बाय अरब स्टेट्स, पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ने इसमें रोल प्ले किया। साइन इन तैफ सऊदी अरेबिया 1989 में साइन किया गया। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है? द सिविल वॉर इन्वॉल्व्ड कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ सेक्टेरियन एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग वेरियस ग्रुप्स इंक्लूडिंग क्रिश्चियंस, Sunni Muslims, Shia Muslims, and Druze, each supported by different regional powers. The war was marked by widespread violence, foreign intervention, and the rise of militias. International regional pressure by the late 1980s, 1980 तक जो late 1980s है, the war had devastated Lebanon. लेबनान को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, क्योंकि इतने सारी लड़ाई देख लिया, हम देखा कितने दुनिया भर की लड़ाइयाँ हो रही हैं, 48 और से चालू हैं, असर तो वहाँ पे भी जा ही रहा है और अभी तक चल ही रहा है। द अरब लीग प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन मीडिएटिंग द एग्रीमेंट। जो अरब लीग है उन्होंने काफ़ी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया इन मीडिएटिंग द एग्रीमेंट। पॉलिटिकल रिफॉर्म इस्टेब्लिश किए। पॉलिटिकल रिफॉर्म क्या थे? पावर शेयरिंग के रिफॉर्म थे। पावर शेयरिंग की जाएगी किस किस के बीच में? द एग्रीमेंट मेंटेन्ड लेबनन सेक्टेरियन पॉलिटिकल सिस्टम बट एडजस्टेड द पावर डिस्ट्रीब्यूशन। जो सेक्टेरियन पॉलिटिकल सिस्टम था उसको तो मेंटेन किया, बट पावर डिस्ट्रीब्यूशन को एडजस्ट कर दिया। कैसे? द प्रेसिडेंसी रिमेन्ड विद मेरोनाइट क्रिश्चियंस। जो मेरोनाइट क्रिश्चियन थे उनके साथ प्रेसिडेंसी रही, बट द प्राइम मिनिस्टर्स रोल वॉज स्ट्रेंथन्ड फॉर द सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी। सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी से प्राइम मिनिस्टर का रोल दे दिया। शिया मुस्लिम बिकेम द स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट। जो शिया मुस्लिम था उसने क्या कर दिया? स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट बन गया। तो एक को प्रेसिडेंसी दे दी, एक को प्राइम मिनिस्टर का रोल दे दिया, एक को स्पीकर का रोल दे दिया। सेनेट, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सेनेट वॉज प्रपोज टू रिप्रेजेंट ऑल सेक्ट्स फेयरली। जो सेनेट है उसमें क्या होगा? सारे सेक्ट्स बराबर शामिल होंगे। डिसबैंडिंग मिलिशियाज को बोला भी अपने हथियार डाल दो। ऑल मिलिशियाज वर रिक्वायर्ड टू डिसआर्म एंड डिसमैंड विद द एक्सेप्शन ऑफ हिजबुल्लाह को नहीं करवाया। विच रिटेन्ड इट्स मिलिट्री कैपेबिलिटीज एज अ रेजिस्टेंस फोर्स। ये रेजिस्टेंस फोर्स का काम करेगी अगेंस्ट इजराइल। सीरियन इन्फ्लुएंस, टेम्पररी प्रेजेंस, द एग्रीमेंट एक्नॉलेज्ड सीरियाज रोल इन मेंटेनिंग पीस इन लेबनान। जो टेम्पररी प्रेजेंस था सीरिया का, इसने एग्रीमेंट ने एक्नॉलेज किया सीरिया रोल इन मेंटेनिंग पीस इन लेबनान। सीरियन ट्रूप्स जो थे वर परमिटेड टू रिमेन इन द कंट्री टेम्परेली। जो सीरिया के ट्रूप्स थे उनको इजाज़त दी कि भी आप टेम्परेरी रह सकते हो। अ प्रेजेंस दैट बिकेम लॉन्ग टर्म एंड कंट्रोवर्शियल, जो काफ़ी लॉन्ग टर्म हो गया और कंट्रोवर्शियल हो गया। मिलिट्री एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, सीरियाज इन्फ्लुएंस इन लेबनान ग्रू सिग्निफिकेंटली। उसके बाद सीरिया का जो इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया फॉलोइंग द एग्रीमेंट, लीडिंग टू पॉलिटिकल मैनिपुलेशन। उसके बाद पॉलिटिकल मैनिपुलेशन हुआ एंड कंट्रोल ओवर लेबनीज अफेयर। सीरिया ने क्या किया? लेबनीज के अफेयर्स के ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। Social and economic reconstruction, agreement called for efforts to rehabilitate war-torn areas and restore normalcy in civil society. Challenges and outcome क्या था? Implementation issues एक challenge था।
जैसे कंटिन्यूड सेक्टेरियन टेंशन एंड स्पोरेडिक वायलेंस, डिलेड डिसarmament ऑफ वेरियस मिलिशियाज लीडिंग टू द परसिस्टेंस ऑफ आर्म्ड ग्रुप्स बियॉन्ड हेजबुल्ला, कि भी हम अपना हथियार नहीं रखेंगे, हथियार वो डिसआर्म कर ही नहीं पाए, बहुत टाइम लगा। सीरियन डोमिनेंस, सीरिया का डोमिनेंस बिकेम अ सोर्स ऑफ रिसेंटमेंट लीडिंग टू सीडा रिवॉल्यूशन 2005, सीडा रिवॉल्यूशन हुआ 2005 में, विच अल्टीमेटली फोर्स्ड सीरिया टू विड्रॉ इट्स ट्रूप्स फ्रॉम लेबनान। उसके बाद सीरिया ने अपने ट्रूप्स को लेबनान से विड्रॉ किया। Long term consequences, while the TAF agreement brought an end to the civil war, it institutionalized sectarianism in Lebanese politics, making it difficult to address underlying grievances and leading to continued instability in the region. अब इन्होंने ठीक है पीस तो लेके आए, शांति तो मिली, बट इन्होंने क्या किया, इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया लेबनीज पॉलिटिक्स को। जैसे हमारे जो स्टेट्स हैं वो लिंग्विस्टिक बेसिस में डिवाइड हुए, अब वो डिवाइड हो गए, अब वो रहेंगे, ठीक है, वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो गए। तो वैसे ही यहाँ पे सेम तैफ एग्रीमेंट में क्या इन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया उस सेक्टेरियन जो पॉलिटिक्स है उसको। की टर्म्स जो अभी जो हमने टर्म्स इसमें डाले उनको थोड़ा सा एक बार दोबारा से देख लेते हैं। ऑस्लो अकॉर्ड्स, ऑस्लो अकॉर्ड्स क्या था, द पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1964 एम्ड एट क्रिएटिंग एन इंडिपेंडेंट पैलेस्टीन स्टेट, पैलेस्टीन अथॉरिटी, a self-governing body established under the Oslo Accord to govern parts of the West Bank and Gaza. TAF agreement, Lebanese civil war, a multifaceted conflict involving sectarian political factions in Lebanon from 1975 to 1990. Maronite Christians, a group of Eastern Catholics who historically held significant political power in Lebanon. Conclusion क्या हुआ? Both the Oslo Accord and the TAF agreement were critical in shaping the political landscapes of the Israeli-Palestinian conflict and Lebanon, respectively. They represent efforts to address deep-seated conflicts through negotiation and political restructuring. However, both agreements faced significant challenges in implementation and have had lasting implications for regional stability and peace efforts. अब देखते हैं इंतिफादा क्या था। Intifada refers to Palestinian uprisings against Israeli occupation in the West Bank and Gaza Strip. The term literally means shaking off. इसका इंतिफादा का मतलब क्या है? Shaking off in Arabic, and has come to symbolize resistance against oppression. जो आपके ऊपर ऑपरेशन हो रहा है उसके खिलाफ रेजिस्टेंस। फर्स्ट इंतिफादा 1987 से 1993। इसका बैकग्राउंड क्या था? फर्स्ट इंतिफादा बिगेन इन दिसंबर 1987, सर्दियों के टाइम पर, ठीक है। 1987 में सर्दियों में फर्स्ट इंतिफादा शुरू हुआ इन रिस्पॉन्स टू ऑनगोइंग इजरायली मिलिट्री ऑक्यूपेशन, जो इजरायली मिलिट्री ऑक्यूपेशन चल रहा था, सेटलमेंट का जो एक्सपेंशन कर रहे थे इजराइल, एंड सोशो इकोनॉमिक हार्डशिप फेस्ड बाय पैलेस्टीनियन, जो पैलेस्टीनियंस जो सोशो इकोनॉमिक हार्डशिप फेस कर रहे थे उसके कारण। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? दिस अपराइजिंग वॉज मार्क्ड बाय मास प्रोटेस्ट, सिविल डिसोबीडियंस एंड नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस अलोंग साइड वायलेंट क्लैशेज। Palestinians used stones against Israeli forces. Grassroots movements emerged. Impact क्या था? The first Intifada drew international attention to the Palestinian plight and led to the initiation of the Oslo Accords in 1993. The Accords aimed to establish a framework for peace and Palestinian self-governance. Second Intifada क्या था? The second Intifada or Al-Aqsa Intifada erupted in September 2000. कब? अगेन जो आपका बारिश वाला टाइम होता है। आफ्टर एरियल शेरोन, देन एन इजरायली अपोजिशन लीडर, विजिटेड द टेम्पल माउंट इन जेरूसलम। एरियल शेरोन ने टेम्पल माउंट विजिट कर लिया, जो कि एक सेक्रेड साइट है किसके लिए? ज्यूज एंड मुस्लिम्स के लिए। ये है आपका अल अक्सा मॉस्क, टेम्पल माउंट, हरम अल शरीफ, डॉम ऑफ द रॉक, ओल्ड सिटी, ये इसी का चक्कर है सारा, ठीक है। जेरूसलम का सारा चक्कर है। यहाँ पे सारी की सारी आके मिलती हैं सारी सिविलाइजेशंस, मुस्लिम, क्रिश्चियंस और आपका जो ये ज्यूज़, ठीक है, जो ये अरब वाली रीजन से जो भी सिविलाइजेशन इस्टेब्लिश हुई हैं, इनका सब का हिसाब किताब यहीं आके मिलता है, ठीक है। ये आपका टेम्पल माउंट वर्ल्ड मैप पे वेस्ट बैंक के अंदर, ठीक है। जो इसकी विजिट थी वो इट वॉज परसीव्ड एज प्रोवोकेटिव एंड इग्नाइटेड वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट, कि भाई आप प्रोवोकेट कर रहे हो, कि भाई आप जाके दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि भाई ये मेरा इलाका है, शायद हो सकता है ऐसा कुछ समझे हो, ये सब एक अनुमान है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी इसकी? अनलाइक द फर्स्ट इंतिफादा, the second intifada was characterized by more violent confrontations, और ज़्यादा violent confrontations हुए, including suicide bombings, military operations and widespread armed resistance.
कॉन्सिक्वेंसेज क्या थे इसके? द सेकेंड इंतिफादा रिजल्टेड इन हैवी कैजुअलिटीज ऑन बोथ साइड्स, further entrenched divisions between Israelis and Palestinians. It ultimately led to the collapse of the peace process and increased Israeli security measures in Palestinian territories. तो इससे क्या हुआ? Heavy casualties हुई, further entrenched divisions between Israelis and Palestinians. It ultimately led to the collapse of the peace process. Peace process collapse हो गया and increased Israeli security measures in Palestinian territories. ठीक है, अब ये कैंप डेविड समिट क्या था जो आपने सुना, बीच में हमने मेंशन किया था कैंप डेविड समिट, ये क्या था? कॉन्टेक्स्ट: द कैंप डेविड समिट टुक प्लेस फ्रॉम जुलाई 11 टू 25 2000। जुलाई 11 से जुलाई 25 के बीच तक हुआ 2000 में इन मैरीलैंड। ठीक है, वो 1 सितंबर हो गया, जून जुलाई अगस्त सितंबर। ठीक है, जुलाई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो जुलाई में ये कैंप डेविड समिट होता है और वो सितंबर में ये कार्रवाई in Maryland, USA, hosted by President Bill Clinton. The primary goal was to negotiate a final peace agreement between Israel and Palestinians building on the Oslo Accords. Key participants क्या थे? The summit brought together Israeli Prime Minister Ehud Barak, ये है ehud barak, पैलेस्टीन अथॉरिटी यासर अराफत, मैंने पहले दिखाया था इनकी फ़ोटो, उसके बाद यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन। नेगोशिएशन इशूज़ क्या था? डिस्कशन फोकस्ड ऑन कोर इशूज़ इंक्लूडिंग रीड्रॉइंग बाउंड्रीज बेस्ड ऑन प्री 1967 लाइंस विद लैंड स्वैप्स। जो प्री 1967 लाइंस थी उसमें जाना। अभी 1967 प्री लाइंस क्या थी? The green line is often referred to as the pre-1967 borders or the 1967 borders by many international bodies and national leaders, including former United States President Barack Obama, Palestinian President Mahmoud Abbas. The United Nations is in informal texts and in the text of UN General Assembly resolutions. The name comes from the green ink used to draw the line on the map during armistice talks. After the Six-Day War, the territories captured by Israel beyond the Green Line came to be designated as East Jerusalem, the West Bank, the Gaza Strip, the Golan Heights. These territories are often referred to as Israeli occupied territories. The Sinai Peninsula, which was also captured at that time, has since been returned to Egypt as part of 1979 peace treaty. तो 6 डे वॉर के बाद जो टेरिटरी कैप्चर करी थी इसराइल ने बियॉन्ड द ग्रीन लाइन के बियॉन्ड, केम टू बी डेजिग्नेटेड एज, उसको क्या बोलने लगे हम? ईस्ट जेरूसलम, द वेस्ट बैंक, द गाजा ट्रिप, गोलन हाइट्स। ये जो टेरिटरीज थी इनको बोलते हैं इसराइल ऑक्यूपाइड टेरिटरी, इनको बोलने लग गए। और सिनाई पेनिनसुला भी कैप्चर किया हुआ था बट इन्होंने वापस दे दिया 1979 के पीस ट्रीटी के बाद। Jerusalem, the status of Jerusalem, particularly the old city, which is sacred to both Jews and Muslims, ये भी एक इशू था। Refugees, addressing the right of return for Palestinian refugees who left or were expelled during the 1948 Arab-Israel war। अब अरब-इजरायली वॉर में जो 1948 में हुई, इसमें जो रेफ्यूजीज एक्सपेल कर दिए गए उनका हक है वापस वो जा सकें, ये एक इशू है। Security arrangements, ensuring the security of Israel while addressing Palestinian security concerns, इंश्योर करना सिक्योरिटी ऑफ इसराइल वाइल एड्रेसिंग पैलेस्टीनियन सिक्योरिटी कंसर्न। पैलेस्टीनियन सिक्योरिटी कंसर्न तो इसलिए इंश्योर करने ही करने हैं, बस इसराइली सिक्योरिटी भी आपने इंश्योर करनी है। आउटकम क्या है? द समिट एंडेड विदाउट एन एग्रीमेंट लार्जली ड्यू टू डिसएग्रीमेंट ओवर जेरूसलम एंड द राइट ऑफ रिटर्न फॉर रेफ्यूजीज। द फेलियर ऑफ द कैंप डेविड समिट इज ऑफन साइटेड एज अ कैटलिस्ट फॉर द सेकंड इंतिफादा एज इट हाइटेंड फ्रस्ट्रेशन एंड मिसट्रस्ट अमंग पैलेस्टीनियंस। जो ये कैंप डेविड समिट है ये फेल हो गया, देखा आपने जुलाई में, उसके बाद जो सेकंड इंतिफादा आपने देखा सितंबर में, वो बोला जाता है कि वो कैटलिस्ट है सेकंड इंतिफादा का, क्योंकि इसके बाद फ्रस्ट्रेशन और ज़्यादा बढ़ गई कि आप पीस प्रोसेस चाहते ही नहीं हो, आप ये जो कार्रवाई है वो करना नहीं चाहते, इस तरीके का कुछ मैसेज गया होगा जिसके कारण ये और ज़्यादा वायलेंट हरकतें हुई। समरी क्या हुई इसकी? बोथ द इंतिफादा एंड द कैंप डेविड समिट रिप्रेजेंट क्रिटिकल मोमेंट इन द इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। द इंतिफादास रिफ्लेक्ट द पैलेस्टीनियन स्ट्रगल फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड रेजिस्टेंस टू ऑक्यूपेशन, वेल द कैंप डेविड समिट illustrates the challenges of negotiating peace amid deep-seated historical grievances and political complexities। तो ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, deep-seated historical grievances, आप इनको यूज कर सकते हो, deep-seated historical grievances and political complexities। सम नोटेबल अकॉर्ड्स इंक्लूड, अब ये कुछ अकॉर्ड्स क्या क्या हुए हैं इसमें?
यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन 242 1967 में हुआ ये। फॉलोइंग द 6 डे वॉर, दिस रिजोल्यूशन कॉल्ड फॉर द विड्रॉल ऑफ इजरायली आर्म्ड फोर्सेज फ्रॉम territories occupied in the conflict and affirmed the need to respect the sovereignty of every state in the area. It emphasized land for peace, a principle that became central in subsequent negotiations. Resolution 338 1973 में this resolution called for a ceasefire in the Yom Kippur War, reaffirmed Resolution 242 urging negotiations aimed at establishing a just and durable peace. तो 242 में 6 डे वॉर हुई, उसके बाद बोला कि भाई शांति रखो। फिर 338 रेजोल्यूशन पास किया 1973 में। डेट्स 1967 1973, तो 71 से पहले और 71 के बाद। 71 से पहले क्या है, लगभग 4 साल पहले, लगभग 3 से 4 साल पहले, और 73 लगभग अगेन दोबारा 71 के 2 साल बाद। तो 71 से लगभग 3 से 4 साल पहले रेजोल्यूशन 242 और उसके बाद रेजोल्यूशन 338, एक में 6 डे वॉर, एक में योम किपुर वॉर। उसके बाद आ जाता है आपका मैड्रिड कॉन्फ्रेंस। मैड्रिड कॉन्फ्रेंस 1991, ये तो हमें याद रहेगा। 1991 हमारे इंडिया में हादसा हुआ था एक। द मैड्रिड कॉन्फ्रेंस वॉज अ पीस कॉन्फ्रेंस को स्पॉन्सर्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द सोवियत यूनियन। The Madrid Conference was a peace conference co-sponsored by the United States and the Soviet Union, held in October 1991. जो मैड्रिड कॉन्फ्रेंस था was a peace conference co-sponsored by United States and the Soviet Union, held in October 1991. It marked the beginning of a formal peace process इन्वॉल्विंग इसराइल, पैलेस्टीन एंड नेबरिंग अरब स्टेट्स। कौन कौन इसमें इन्वॉल्व हो गए? इसराइल, पैलेस्टीन एंड नेबरिंग अरब स्टेट। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ? द कॉन्फ्रेंस इंक्लूडेड मल्टीपल ट्रैक्स, इसमें काफ़ी ट्रैक्स थे। ठीक है, बायलैटरल टॉक्स बिटवीन इसराइल एंड इट्स नेबर्स, इसराइल और उसके नेबर्स के बीच में बायलैटरल टॉक्स हुई, इंक्लूडिंग दी पैलेस्टीनियंस। मल्टीलेटरल डिस्कशंस हुए ऑन इश्यूज लाइक रीजनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। आउटकम क्या हुआ इसका, मैड्रिड कॉन्फ्रेंस का? द कॉन्फ्रेंस लेड द ग्राउंड वर्क फॉर फ्यूचर नेगोशिएशंस इंक्लूडिंग द ऑस्लो अकॉर्ड्स। द कॉन्फ्रेंस लेड द ग्राउंड वर्क फॉर फ्यूचर नेगोशिएशंस इंक्लूडिंग द ऑस्लो अकॉर्ड। हाउएवर इट डिड नॉट प्रोड्यूस इमीडिएट रिजल्ट्स रिगार्डिंग बाउंड्री डिमार्केशन। इमीडिएट रिजल्ट नहीं हुए। 1991 में क्या हुआ था, अगर आपको याद हो तो 21 मई 1991 में राजीव गांधी जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उनका असैसिनेशन। ठीक है, तो वो उससे आप याद रख सकते हो। 21 मई को हुआ था, ये अक्टूबर है, सर्दियों का टाइम है। तो यहाँ पे मैड्रिड कॉन्फ्रेंस हुई 1991 में, और इसके बाद इससे ग्राउंड तैयार किया गया ऑस्लो अकॉर्ड का। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एनापोलिस कॉन्फ्रेंस, जो कि 2007 में हुई, हेल्ड इन नवंबर 2007। द एनापोलिस कॉन्फ्रेंस एम टू रिवाइव द पीस प्रोसेस एंड ले द ग्राउंड वर्क फॉर अ 2-स्टेट सॉल्यूशन। पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से थे? द कॉन्फ्रेंस इंक्लूडिंग इजरायली प्राइम मिनिस्टर एहूद ऑलमर्ट, पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट महमूद अब्बास एंड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द वेरियस कंट्रीज इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट्स। गोल क्या था? The aim was to reach a final status agreement by the end of 2008, addressing key issues such as borders, refugees, and the status of Jerusalem. However, like previous efforts, it did not lead to a final agreement. तो 2008 में हमारी सरकार चल रही थी, कौन सी? कांग्रेस की। ठीक है, उस टाइम पे ये कार्रवाई चल रही थी वहाँ पे एनापोलिस कॉन्फ्रेंस। ठीक है, और 2008 के दौरान एक 7-8 के आसपास इकोनॉमिक क्राइसिस भी था। द रोड मैप फॉर पीस 2003 डेवलप्ड बाय द क्वार्टेट, यूएस, यूरोपियन यूनियन, रशिया एंड यूएन। कौन कौन? यूएस, यूरोपियन यूनियन, रशिया एंड यूएन। द रोड मैप आउटलाइन अ प्रोसेस फॉर अचीविंग अ 2-स्टेट सॉल्यूशन। क्या है? फेजेस क्या है इसके? द प्लान कंसिस्टेड ऑफ 3 phases। फेज 1, पहला फेज क्या था? इमीडिएट सेसेशन ऑफ वायलेंस एंड पैलेस्टीन पॉलिटिकल रिफॉर्म। फेज 2 क्या था? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पैलेस्टीनियन स्टेट विद प्रोविजनल बॉर्डर्स। फेज 3 क्या था? फाइनल स्टेटस नेगोशिएशन ऑन की इशूज इंक्लूडिंग बॉर्डर्स इन जेरूसलम। चैलेंजेस क्या थे इसके? इम्प्लीमेंटेशन वाज हिंडर्ड बाय ऑनगोइंग वायलेंस, सेटलमेंट एक्सपेंशन, पॉलिटिकल डिविजन्स अमंग पैलेस्टीनियन फैक्शंस। उसके बाद जेनेवा इनिशिएटिव
Initiative 2003, an unofficial peace proposal initiated by Israel and Palestinian peace activists. The Geneva Initiative sought to outline a comprehensive solution to the conflict. Key proposals क्या थे? The initiative proposed detailed solutions for contentious issues including borders based on pre-1967 lines with land swaps, Jerusalem a shared capital, refugees, acknowledgement of Palestinian suffering, a limited right of return होगा. Significance: while it was not a formal agreement, the initiative aimed to provide a framework for future negotiations. While these accord initiatives demonstrate a continuous effort to address the Israel-Palestinian conflict and delineate boundaries, many challenges remain. Ongoing violence, political division, settlement expansions complicate the peace process, leaving the issue of territorial demarcation unresolved. अब इसके बाद हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देख लेते हैं. अब हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली, समझ ली. अब हम थोड़ा सा इसको रिवाइज करने के तौर पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देख लेते हैं क्या क्या कार्रवाई हुई होगी. Here is a chronological overview of key events in the Israel-Palestinian conflict, beginning with the establishment of Israel and leading up to significant wars and agreements, including the 1967 borders. सबसे पहले क्या है आपका establishment of Israel, 1948. Background: tensions between Jewish and Arab populations in Palestine escalated in the early 20th century, particularly after the Balfour Declaration of 1917. तो एक बेल्फोर डिक्लेरेशन हुआ था 1917 में, विच सपोर्टेड द जूइश होमलैंड इन पैलेस्टीन, जिसने बोला कि जूइश होमलैंड होना चाहिए पैलेस्तीन में. 1917 में बेल्फोर डिक्लेरेशन हुआ. यहां से टेंशन शुरू होती है. इसके की पॉइंट्स क्या थे बेल्फोर डिक्लेरेशन के? सबसे पहला, सपोर्ट फॉर जूइश एस्पिरेशंस. द डिक्लेरेशन इंडिकेटेड ब्रिटिश सपोर्ट फॉर द जूइश कम्युनिटीज एस्पिरेशन इन पैलेस्टीन, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट मोमेंट इन द जियोनिस्ट मूवमेंट. Context of World War I. The declaration was part of British efforts to gain support from Jewish communities in the United States and Russia, aiming to bolster their participation in the war against the Central Powers. The Balfour Declaration was a pivotal statement issued by the British government on November 2, 1917. During World War I, it expressed support for the establishment of a national home for the Jewish people in Palestine, which was then part of Ottoman Empire. The declaration is named after Arthur Balfour, the British Foreign Secretary, who signed the letter addressed to Baron Rothschild, a prominent leader of the British Jewish community. ठीक है. एम्बिग्यूटीज क्या थी? द डिक्लेरेशन डिड नॉट स्पेसिफाई द पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ नॉन जूइश कम्युनिटीज इन पैलेस्टीन, विच later led to conflicting interpretations and tensions between Jewish and Arab populations. Impact on Palestinian Arabs. The Balfour Declaration is often seen as catalyst for the Arab-Israel conflict, as it raised expectations among Jews while simultaneously disregarding the aspirations of the Arab population in Palestine, leading to subsequent disputes over land and governance. अभी क्या कह रहा है कि बेल्फोर डिक्लेरेशन is often seen as catalyst. ये एक ऐसा डिक्लेरेशन जिसने कार्रवाई करवाई, सारी हरकतें इसी से शुरू हुई फॉर द अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, एज इट रेज एक्सपेक्टेशन. ज्यूज की एक्सपेक्टेशन बढ़ा दी इन्होंने. अच्छा ठीक है, हमें वो प्रॉमिस लैंड मिल जाएगा, वाइल साइमल्टेनियसली डिसरिगार्डिंग जो वहाँ रह रहे हैं पहले से, उनका क्या भाई, वो क्या करेंगे, disregarding the aspirations of the Arab population in Palestine, leading to subsequent disputes over land and governance. International recognition. The declaration was later incorporated into the League of Nations. League of Nations में लेके चले गए mandate for the Palestine 1922, formalizing British administration in the region while supporting the establishment of Jewish homeland. इसकी लेगेसी क्या है? द बेल्फोर डिक्लेरेशन हैज़ हैड लास्टिंग implication for the Israel-Palestine conflict, shaping the geopolitical landscape of Middle East. It is viewed by many Palestinians as betrayal and source of ongoing tension. UN partition plan हो उसके बाद 1947 में UN partition plan हुआ. 1917 चला गया. 1917 के बाद आ जाते हो 1947. कितने साल बाद? 27, 37, 47, 30 साल के बाद. The UN proposed dividing Palestine into Jewish and Arab states, with Jerusalem as an international city. The Jewish community accepted the plan with Arab states rejected it. While Arab states rejected it,
जूश वो तो मान ही लेगा, जूश जो कम्युनिटी वो तो मानेगी, उनके पास कुछ नहीं था। अरब स्टेट जो वहाँ पे रहने वाले थे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि वो तो पहले से वहीं रह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस मई 14 1948 में डेविड बैन गुरियन डिक्लेयर्ड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ इसराइल। जो डेविड ये हैं, ये डेविड बैन, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ इसराइल। दिस इमीडिएटली लेड टू कॉन्फ्लिक्ट, इससे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गई। एज नेबरिंग अरब स्टेट्स इन्वेडेड इसराइल, तो बाकी जो नेबरिंग अरब स्टेट्स थी उन्होंने इसराइल के ऊपर इन्वेड कर दिया। अब इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, ये इसराइल की वॉर्स पढ़ने वाली वॉर्स है। उसके बाद क्या हुआ, 1948 अरब इसराइल वॉर। इन वॉर्स को हम काफ़ी गहराई में पढ़ेंगे, अभी फ़िलहाल सिर्फ मोटा मोटा देख रहे हैं। 1948 अरब इसराइली वॉर, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मई 1948 टू मार्च 1949, मई 1948 से मार्च 1949 इसका ड्यूरेशन है। आउटकम क्या हुआ, इसराइल एक्सपेंडेड इस टेरिटरी बियॉन्ड द यूएन प्लान, जो यूएन प्लान था उससे और आगे चले गए। 700,000 पैलेस्टीनियंस बिकेम रेफ्यूजीज, लगभग 7 लाख पैलेस्टीनियंस बिकेम refugees, an event referred to as Nakba, catastrophe in Arab narratives, नकबा बोलते हैं इसको। आर्मिस्टिस एग्रीमेंट, इसके बाद आर्मिस्टिस एग्रीमेंट एक साइन हुआ बाय 1949। इसराइल had signed armistice agreements with Egypt, armistice agreement with Egypt, जॉर्डन, सीरिया एंड लेबनन। ठीक है, तो इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनन, ठीक है, इनके साथ जो है बाउंड्रीज है इसकी, और उन्होंने इस्टेब्लिश किया बाउंड्रीज दैट डिफर्ड फ्रॉम द ओरिजिनल यूएन प्लान। जो यूएन का जो ओरिजिनल प्लान था उससे दूसरी बाउंड्रीज बन गई। ठीक है, उसके बाद अब आ जाता है आपका सुएज क्राइसिस। इजिप्शियन प्रेसिडेंट गमाल अब्दुल नसर एक इजिप्शियन प्रेसिडेंट था, नेशनलाइज द सुएज कैनाल, उन्होंने सुएज कैनाल को नेशनलाइज कर दिया। इससे इसराइल भड़क गया, प्रॉम्प्टिंग इसराइल, यूके एंड फ्रांस टू इन्वेड। इसराइल ने, यूके ने और फ्रांस ने इन पे इन्वेड कर दिया। आउटकम क्या हुआ, इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ा, पर्टिकुलरली फ्रॉम द यूएस एंड द यूएसएसआर, फोर्स्ड द इन्वेडर्स टू विड्रॉ, रीअफर्मिंग इजिप्ट कंट्रोल ओवर द कैनाल। इससे इजिप्ट को उसके ऊपर अपना कंट्रोल मिल गया। उसके बाद क्या हुआ, 6 डे वॉर 1967 में। इसका बैकग्राउंड क्या है, राइजिंग टेंशंस इंक्लूडिंग बॉर्डर स्किर्मिशेस एंड इजिप्ट्स ब्लॉकेड ऑफ द स्ट्रेट ऑफ तिरान। स्ट्रेट ऑफ तिरान है वो इजिप्ट क्या नाम है, उसने इजिप्ट ने ब्लॉक कर दिया, इससे टेंशन बढ़ गई। लेड टू अ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक बाय इसराइल। इसराइल ने इस पर क्या कर दिया, आपने लड़ाई शुरू कर दी। जून 5 से 10 चली, 6 दिन की वॉर 1967 में। आउटकम, इसराइल कैप्चर्ड सिग्निफिकेंट टेरिटरीज, वेस्ट बैंक जो है जॉर्डन से ले लिया, गाजा स्ट्रिप इजिप्ट, गोलन हाइट्स सीरिया से ले लिया। तो जॉर्डन का वेस्ट बैंक पे कब्जा था, इजिप्ट का गाजा स्ट्रिप पे कब्जा था, सीरिया का गोलन हाइट पे था, ये तीनों इन्होंने ले लिए। सिनाई पेनिनसुला भी इजिप्ट से ले लिया। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, दिस वॉर रिजल्टेड इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पैलेस्टीनियंस, लीडिंग टू फर्दर कॉन्फ्लिक्ट ओवर दीज टेरिटरीज विच आर नाउ रेफर्ड टू एज द ऑक्यूपाइड टेरिटरीज। उसके बाद क्या हुआ, पोस्ट 1967 डेवलपमेंट, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 242 जो कि 1967 में आया, called for the withdrawal of Israeli forces from occupied territories and recognition of every state's right to live in peace. This resolution introduced the concept of pre-1967 borders, which refer to the boundaries that existed before the 6-day war. ठीक है, जो ब्लू लाइन। उसके बाद आता है आपका योम किपुर वॉर, जो कि 1973 में 2 साल बाद, 1971 में हमारी लड़ाई हुई थी, उसके 2 साल बाद ये हुआ। बैकग्राउंड, Egypt and Syria launched a surprise attack on Israel during Yom Kippur to reclaim territories lost in 1967. 1967 में जो टेरिटरीज हम लोगों ने खोई थी, तो इजिप्ट और सीरिया ने क्या किया, सरप्राइज अटैक लॉन्च कर दिया इसराइल के ऊपर ड्यूरिंग योम किपुर। एक योम किपुर इंपॉर्टेंट
टाइम है इसराइल के लिए। आउटकम क्या हुआ? ऑल्दो इसराइल इनिशियली फेस सेटबैक्स, इट अल्टीमेटली रिपेल्ड द अटैकर्स। द वॉर लेड टू द कैंप डेविड अकॉर्ड एंड द पीस टॉक्स। उसके बाद कैंप डेविड अकॉर्ड्स, यूएस प्रेसिडेंट जिमी कार्टर यूएस के प्रेसिडेंट थे जिन्होंने फैसिलिटेट किया पीस टॉक्स बिटवीन इसराइल एंड इजिप्ट। आउटकम, इसराइल रिटर्न द सिनाई पेनिनसुला वापस दे दिया इजिप्ट को इन एक्सचेंज फॉर रिकॉग्निशन पीस, की भी शांति दे दो हमें। मार्किंग द फर्स्ट अरब इसराइल पीस एग्रीमेंट, अरब और इसराइली पीस एग्रीमेंट साइन हो गया। फर्स्ट इंतिफादा, ये हमने पढ़ लिया था ऑलरेडी 1987 से 1993 के बीच में। पैलेस्टीन अपराइजिंग अगेंस्ट इजरायली ऑक्यूपेशन कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोटेस्ट एंड वायलेंस। आउटकम लेड टू इंक्रीज इंटरनेशनल अटेंशन ऑन पैलेस्टीनियन राइट्स एंड द इवेंचुअल ऑस्लो अकॉर्ड्स। उसके बाद आता है ऑस्लो अकॉर्ड 1993। बैकग्राउंड, अ सीरीज ऑफ एग्रीमेंट्स एम्ड एट एस्टैब्लिशिंग अ फ्रेमवर्क फॉर पीस, establishing the Palestinian Authority, granted limited self-governance in parts of West Bank and Gaza Strip, and set a timetable for further negotiations. फिर सेकेंड इंतिफादा 2000 से 2005। बैकग्राउंड क्या है इसका? ट्रिगर्ड बाय एरियल शेरोन्स विजिट टू टेम्पल माउंट लीडिंग टू वाइड स्प्रेड वायलेंस। आउटकम, मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन कॉन्फ्लिक्ट लीडिंग टू अ ब्रेकडाउन ऑफ पीस टॉक्स। Recent developments क्या है? Tension continue, characterized by periodic escalation in violence, settlement expansion, military operation in Gaza. Peace efforts, various initiatives have been proposed but often collapse due to deep-rooted issues, including borders, refugees, and the status of Jerusalem. और अभी जो हेजबुल्ला वाला जो आर चल रहा है, हमास ने जो किया, फिर इसराइल ने किया, फिर हेजबुल्ला और फिर ईरान वाला जो डैमेज चल रहा है। Summary of pre-1967 lines. The pre-1967 lines, also known as the Green Line, refer to the boundaries established after the 1949 armistice agreements before Israel's territorial expansion during the Six-Day War. These lines are significant in discussions about a two-state solution in the Israel-Palestinian conflict. Conclusion, the history of the Israel-Palestinian conflict is complex, marked by wars, political agreements, and unresolved issues. The establishment of Israel, subsequent wars, and ongoing disputes over territory governance have shaped the region's political landscape. Understanding these events is crucial for comprehending the state of affairs. ठीक है? अब देख लेते हैं 1949 क्या एग्रीमेंट हुए थे। 1949 में were a series of agreements between Israel and its neighboring Arab states that followed the 1948 Arab-Israel War. These agreements established the boundaries of the state of Israel and were intended to provide a framework for peace after the conflict. 1949 Armistice Agreement, इसमें क्या था? पार्टीज कौन कौन सी इन्वॉल्व थी? इसराइल, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया एंड लेबनान। की प्रोविजंस क्या थे? The agreements established the armistice lines, which became known as the Green Line. These lines delineated the territory controlled by Israel and the territories held by Jordan, जो वेस्ट बैंक एंड इजिप्ट, आफ्टर द वॉर। ठीक है। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स क्या थे? द एग्रीमेंट्स इंक्लूडेड प्रोविजंस फॉर सीज फायर्स एंड डीमिलिटराइज्ड जोन्स टू प्रिवेंट फर्दर हॉस्टिलिटीज। Refugees, the arrangement did not address the issue of Palestinian refugees who had fled or were expelled during the war. अच्छा, इन्होंने सिक्योरिटी जो एग्रीमेंट है, द एग्रीमेंट्स इंक्लूडेड प्रोविजंस फॉर सीज फायर होगा और डीमिलिटराइज जोन्स होंगे, वो तो कर लिया इन्होंने, बट रेफ्यूजीज़ के बारे में कुछ एड्रेस नहीं किया इन्होंने। वो क्या करेंगे? इसका सिग्निफिकेंस क्या है? द आर्मिस्टिस एग्रीमेंट्स लेड द ग्राउंड वर्क फॉर फ्यूचर नेगोशिएशन एंड हाईलाइटेड द टेरिटोरियल डिविजन्स that would become central to the Israel-Palestine conflict. They also left many issues unresolved, leading to ongoing tensions. अभी पहले कुछ ज़्यादा टेरिटरी मिल रही थी, यूएन ढंग का एक रेजोल्यूशन दे रहा था, फिर लड़ाई हो गई, फिर और कम हो गया। जो बीच में पिसा कौन, जो वहाँ के लोकल्स हैं, उनका वो जो रेफ्यूजीज़ हैं, उनका क्या होगा? कुछ नहीं। तो उसके कारण और ज़्यादा टेंशन आगे देखी जाएंगी। अब योम किपुर क्या है? योम किपुर, ऑल्सो नोन एज द डे ऑफ अटोनमेंट, is the holiest day in Judaism. It occurs on the 10th day of Tishrei. इसका pronunciation आप चेक लीजिएगा। In the Hebrew calendar, typically in September or October. Significance क्या है? Yom Kippur is a day of fasting, prayer and reflection, where Jews seek forgiveness for their sins and focus on spiritual renewal. Observant Jews fast for approximately 25 hours, refraining from food and drink. Prayers, special services are held, including the Kol Nidre service. Nidre service होगा, Kol Nidre service on the evening before Yom Kippur, and the Nehla service at the end of the day. इसका pronunciation आप चेक कर लीजिएगा।
कुल मिला के फास्टिंग होती है और एक इम्पॉर्टेंट दिन है ये जुडाइज़म का, ठीक है। और इस दिन जो है इन्होंने अटैक लॉन्च कर दिया था 1973 को। द योम किपुर वॉर ऑल्सो नोन एज द अक्टूबर वॉर भी बोलते हैं इसको, वॉज फॉट फ्रॉम October 6 टू October 25। 2 अक्टूबर आपका महात्मा गांधी जी, वहाँ से आप ये याद रख सकते हो 6 अक्टूबर से लेकर October 25 ये चला 1973 बिटवीन इसराइल एंड कोalition ऑफ अरब स्टेट्स लेड बाय इजिप्ट एंड सीरिया। इसका बैकग्राउंड क्या है? द वॉर वॉज इनिशिएटेड बाय इजिप्ट एंड सीरिया ऑन योम किपुर। इजिप्ट एंड सीरिया ने योम किपुर वाले दिन इसराइल के ऊपर अटैक लॉन्च कर दिया। एक सरप्राइज अटैक था। एज मैनी इसराइली सोल्जर्स वर ऑब्जर्विंग द हॉलीडे ऑब्जर्व कर रहे थे। द अरब स्टेट्स सॉट to regain territories lost in the 1967 Six-Day War, including the Sinai Peninsula and the Golan Heights. मेजर इवेंट्स क्या थे? द वॉर बिगैन विद कोऑर्डिनेटेड अटैक्स बाय इजिप्शियन फोर्सेज क्रॉसिंग द सुएज कैनाल एंड सीरियन फोर्सेज अटैकिंग द गोलन हाइट्स। इजरायली काउंटर ऑफेंसिव, इजराइल मोबिलाइज क्विकली एंड लॉन्च्ड काउंटर अटैक्स, इवेंचुअली पुशिंग बैक द इन्वेडिंग फोर्सेज। सीज फायर हुआ, द वॉर एंडेड विद द यूएन ब्रोकर्ड सीज फायर एंड सब्सिक्वेंट नेगोशिएशंस लेड टू कैंप डेविड अकॉर्ड्स। आउटकम क्या हुआ? द वॉर रिजल्टेड इन हैवी कैजुअलिटीज ऑन बोथ साइड्स एंड सिग्निफिकेंट जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज, लीडिंग टू द फर्स्ट पीस एग्रीमेंट बिटवीन इजराइल एंड अरब स्टेट in 1979। आउटकम क्या हुआ इसका? सिग्निफिकेंट जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज हैं इसके, लीडिंग टू फर्स्ट पीस एग्रीमेंट, पहला पीस एग्रीमेंट बिटवीन इसराइल एंड अरब स्टेट इजिप्ट के बीच में 1979 में पीस अकॉर्ड साइन हो गया। इन्होंने अपना उनको इसराइल को वो दे दिया अपना जो इनका सिनाई पेनिनसुला था, और उससे इजिप्ट से इनको कहा कि भी शांति रखो, ठीक है, ये ले लो अपना ये इलाका, बट अभी शांति रखो, ठीक है। समरी इसकी 1949 आर्म्स एग्रीमेंट एस्टैब्लिश्ड बाउंड बॉर्डर्स, सीज फायर्स पोस्ट 1948 वॉर, अनरिजॉल्व्ड इश्यूज रिमेन्ड। एक जूइश हॉलीडे है अटोनमेंट का, सिग्निफिकेंट रिलीजियस प्रैक्टिस होता है। वॉर मेजर कॉन्फ्लिक्ट 1973 इनिशिएटेड बाय अरब स्टेट्स सीकिंग टू रीगेन लॉस्ट टेरिटरीज फ्रॉम इसराइल, लीडिंग टू शिफ्ट इन द रीजनल पावर डायनामिक्स एंड सब्सिक्वेंट पीस प्रोसेस। The Egypt-Israel peace treaty is a landmark agreement signed on March 26, 1979 between Egyptian President Anwar Sadat and Israel Prime Minister Menachem Begin। मनाहेम बिगिन, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है मनाहेम बिगिन। और भी प्रोनाउंसिएशन आप चेक कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इनकी लैंग्वेज, इनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग होता है, तो चेक करते रहिएगा। मेनाहेम बिगिन इसका प्रोनाउंसिएशन है। ओके, सो अनवर सदत और इजराइल प्राइम मिनिस्टर मेनाहेम बिगिन के बीच में इन्होंने क्या कहते हैं फैसिलिटेट किया बाय यूएस प्रेसिडेंट जिमी कार्टर एट कैंप डेविड मैरीलैंड। कैंप डेविड एक अकॉर्ड था और कहाँ पे? मैरीलैंड में। दिस ट्रीटी मार्क्ड द फर्स्ट टाइम एन अरब कंट्री रिकॉग्नाइज्ड इजराइल एंड एस्टैब्लिश्ड अ फ्रेमवर्क फॉर पीस बिटवीन द टू नेशंस। पहली बार था किसी अरब कंट्री ने रिकॉग्नाइज किया इसराइल को और इस्टेब्लिश किया फ्रेमवर्क फॉर पीस बिटवीन टू नेशंस। की कंपोनेंट्स क्या थे इस ट्रीटी के? टेरिटोरियल चेंजेस, इजराइल एग्री टू विड्रॉ फ्रॉम सिनाई पेनिनसुला से हट जाएगा विच it had occupied since 1967 Six-Day War. The withdrawal was completed by 1982, returning the territory to Egypt. In exchange, Egypt recognized Israel's right to exist as sovereign state. Normalization of relations. The treaty established diplomatic relations between Egypt and Israel, including the exchange of ambassadors and the promotion of trade and cultural ties. It included provisions for the free passage of Israeli ships through Suez Canal and the Gulf of Aqaba, ठीक है। It included provisions for the free passage of Israeli ships through the Suez Canal and the Gulf of Aqaba. Security arrangements. The treaty outlined security arrangements in the Sinai, including the demilitarization of the area and the establishment of buffer zones monitored by the United Nations. Framework for peace. The agreement set a framework for resolving the Palestinian issue, calling for negotiations to establish an autonomous self-governing authority in the West Bank and Gaza Strip. The agreement set a framework for resolving the Palestinian issue, calling for negotiations to establish an autonomous self-governing authority in the West Bank and Gaza Strip. Historical context.
preceding conflicts. The treaty was born out of decades of conflict between Israel and Arab neighbors, particularly the wars in 1948, 1967, 1973. Sadat's visit to Jerusalem in 1977 was a bold step towards peace, signaling Egypt's willingness to engage in dialogue. Camp David Accords. The treaty was preceded by the Camp David Accords in 1978, where the initial framework for peace was laid out. These accords were a significant diplomatic achievement and set the stage for the formal treaty. Impact. Regional dynamics. The peace treaty shifted the geopolitical landscape in the Middle East, leading to Egypt's expulsion from the Arab League for a time and creating a precedent for other Arab nations considering peace with Israel. इजिप्ट को निकाल दिया कुछ टाइम के लिए. Continued tensions. Despite the treaty, tensions persisted, particularly regarding the Palestinian issue, leading to ongoing conflict and negotiation in the region. US involvement. The United States emerged as a key mediator in Middle Eastern affairs following the treaty, providing substantial military and economic aid to both Egypt and Israel. The Egypt-Israel peace treaty remains a significant milestone in the Middle Eastern history, showcasing the complexities of diplomacy and the challenges of achieving lasting peace in a region marked by conflict. तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. काफ़ी समय लग गया. मैंने कोशिश करी है बेस्ट से बेस्ट कंटेंट इकट्ठा करके आपके समक्ष रखने की. मैं आशा करता हूँ कि आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी और इसमें और गहराई में हम जाएंगे. अभी इसमें काफ़ी कुछ डेप्थ में डिटेल में जानकारी हासिल करनी है. वो हम एक एक करके अलग अलग टॉपिक्स में जैसे जैसे हमारे सामने आएगा वो हम जाते रहेंगे. तो तब तक के लिए सीखते रहें, समझते रहें, सिखाते रहें. कीप लर्निंग, क्रिएट अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट एंड टिल द नेक्स्ट टाइम, थैंक यू. Good day.